एपिसोड 3 है आज का। तो कंजंक्शन का हम लोगों ने एपिसोड 1 और एपिसोड 2 हम लोगों ने कर लिया। वहाँ पे आप लोगों ने जो स्टडी मटेरियल मैंने दिया था जो 2 वीडियोस में, वहाँ पे आप लोगों ने कंजंक्शन को अच्छे से कर लिया है रिकॉग्नाइज। लेकिन अब आता है मेन टॉपिक, यानी कि कॉम्पिटिटिव कंजंक्शंस। ये वो क्लास है जो क्लास करने के बाद जो ग्रामेटिकल क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में अलग अलग पैटर्न के कंजंक्शन चैप्टर से, चाहे वो स्पॉटिंग एरर हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, मैच द फॉलोइंग हो, या वर्ड स्वैपिंग हो। बैंक के एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आता है वर्ड स्वैपिंग का, ठीक है, जहाँ पे कंजंक्शन को भी स्वैप करना पड़ता है, डिफरेंट वर्ड्स को स्वैप करना पड़ता है। उसके प्रॉपर आंसर के लिए, प्रॉपर कॉन्सेप्चुअलाइज नॉलेज के लिए आपको ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये इस क्लास के बाद कल जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा एग्जाम्स के, वो सारे के सारे इसी रूल्स से बनेंगे, इसलिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीधे सीधे डायरेक्टली आपके एग्जाम से रिलेट करता है। अब आप कोई भी एग्जाम दे दीजिए, आप प्यून से स्टार्ट करके यूपीएससी का एग्जाम दीजिए, आपको ये सब जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल के लिए, स्पोकन इंग्लिश हो, ग्रामर के लिए तो खैर है ही, और एग्जाम के लिए भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ फोकस कीजिए क्योंकि कॉम्पिटिटिव कंजंक्शन है, बेसिक से एडवांस। बेसिक तो हो गया आपका, अब हम लोग जो कर रहे हैं वो सारा एडवांस है, ठीक है। तो एपिसोड 3 स्टार्ट करते हैं। सारे रूल्स यहाँ कवर्ड हो जाएंगे आज में, ठीक है। मेरे ख्याल से आप कुछ एक आध अगर बच जाते हैं बाई चांस, तो वो क्वेश्चंस करते वक्त हो जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। कंजंक्शन बेसिक मैंने पढ़ा दिया था, फिर भी एक रिवीजन दे देते हैं कि अ कंजंक्शन इज अ वर्ड। कंजंक्शन क्या एक वर्ड है और अ ग्रुप ऑफ वर्ड, क्योंकि कंजंक्शन में केवल एक वर्ड नहीं होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड से भी कंजंक्शन बनते हैं। दैट जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस, फ्रेजेस मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कई सारे वर्ड्स को मिला के जो बनता है, जो एक सेंस देता है, मीनिंग देता है। सेंटेंसेस, क्लॉजेस। क्लॉजेस मैंने पहले ही कहा था, क्लॉजेस इज लाइक अ स्मॉल सेंटेंस विद इन अ बिगर सेंटेंस विच हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड दैट गिव्स अ कंप्लीट और पार्शियल मीनिंग। क्लॉज क्या होते हैं, बड़े से वाक्य का छोटा हिस्सा होता है जिससे बड़े से वाक्य बनाते हैं। छोटे छोटे सेंटेंसेस से जोड़ के हम बड़े से वाक्य बनाते हैं। इनका अपना एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और इनका जो सेंस होता है वो या तो कंप्लीट होता है या फिर इनकम्प्लीट होता है, पर मीनिंग होता है। तो याद रखिए, कंजंक्शन एक वर्ड है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो क्या ज्वाइन करता है, वर्ड्स को, फ्रेजेस को, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से ज्वाइन करता है, या एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से ज्वाइन करता है। कंजंक्शन के बारे में हम लोगों ने 2 एपिसोड में पढ़ लिया है, एंड, बट, और, नॉट, फॉर, येट, सो, ऑल्दो, बिकॉज, सिंस, अनलेस, व्हेन, व्हाइल, वेयर, और भी बहुत सारे हैं जो हम लोग आज कवर करने वाले हैं पूरे इस क्लास में। एग्जाम्पल के लिए अभी जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, जस्ट एक सिंपल एक नॉलेज के लिए, कुछ नहीं। आई बॉट सम मैंगोज एंड ऑरेंजेस। तो इनका इस्तेमाल क्या है, इनका इस्तेमाल यह है कि जो गैप होता है दो वर्ड्स के बीच या दो से अधिक वर्ड्स के बीच, दो सेंटेंसेस के बीच, दो फ्रेजेस के बीच, दो क्लॉजेस के बीच जो गैप्स होते हैं, उस गैप को फिलअप करने के लिए हमें एक ब्रिज चाहिए, ठीक है, जंक्शन चाहिए जोड़ने के लिए। उसके लिए हम लोग कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मैंने मैंगो और ऑरेंजेस दोनों अगर खरीदे हैं, ठीक है, तो आई बॉट सम ऑरेंजेस, और आपने क्या खरीदा है, ऑरेंजेस भी खरीदे हैं मैंगोस के अलावा, तो आपको एंड नाम का एक कंजंक्शन चाहिए जो एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। क्या देता है, एडिशनल, कि आपने आम के अलावा और क्या खरीदे हैं, ऑरेंजेस खरीदे हैं। अगर ये एंड यहाँ पे ना हो तो सेंटेंसेस लाइक आई बॉट सम मैंगोज ऑरेंजेस, इट सीम्स लाइक कि आगे और भी कुछ आएगा, मैंगोज, ऑरेंजेस, एप्पल, गुआवा, पर लास्ट वाला जो भी आइटम होगा वहां पे उसको गैप को फिलअप करने के लिए आपको कंजंक्शन चाहिए। अब वो एंड हो या कुछ और हम लोग पढ़ेंगे। ये सिंपल एग्जांपल है। नाउ गिव मी अ पेन और अ पेंसिल। नाउ सिंपल सी बात है, यहाँ पे और हमें क्या दे रहा है, चॉइस दे रहा है। वो कह रहा है कि या तो मुझे एक पेन दे दो या फिर एक पेंसिल दे दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे और का काम है कि या तो एक पेन मिलेगा या एक पेंसिल मिलेगा। तो जब हम चॉइस की बात करते हैं, जब हम अल्टरनेट की बात करते हैं, ऑप्शंस की बात करते हैं, विकल्प कि या तो ये या तो वो, तो हम क्या लगाते हैं, और लगाते हैं। तो यहाँ भी ये गैप को पूरा कर रहा है ताकि आपका जो कन्वर्सेशन है ना, जो कम्युनिकेशन है, वो पूरा हो सके, कंप्लीट हो सके, कि या तो मुझे एक पेन दे दो या मुझे एक पेंसिल दे दो। सो देर इफ देर इज अ चॉइस, तो वहां पे हमें कौन सा चाहिए, कंजंक्शन, और चाहिए।
तो इसी तरह की बहुत सारी बातें हम लोग को पढ़नी है कि आखिर इनका यूज और इस तरह के बहुत सारे कंजंक्शन है जिनका प्रॉपर यूसेज कैसा होगा ग्रामर में। उसके बाद ही आप स्पॉटिंग एरर वाले एडवांस क्वेश्चंस, वर्ड स्वैपिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग और डिफरेंट पैटर्न्स के क्वेश्चन जो कंजंक्शन के चैप्टर से एग्जाम में आते हैं, बिना इसके वो इनकम्प्लीट है। तो इसको बहुत फोकस कीजिएगा क्योंकि ये एक ही क्लास है, इसके बाद इसका कोई और थ्योरी क्लास नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद सिर्फ क्वेश्चन आंसर होंगे। कंजंक्शन को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये ही एडवांस है, फिर से कह रहा हूं। इसके बाद जो क्वेश्चन हम लेंगे कल से वो सारे एग्जाम्स के होंगे, एसएससी एंड बैंक एंड डिफरेंट लेटेस्ट पैटर्न, एडवांस सब पैटर्न का आ जाएगा। पहला जो कंजंक्शन है वो कौन है? कोऑर्डिनेटिंग, देन सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट और क्या है? कोरिलेटिव। तो कंजंक्शन को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन एंड कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब ये तीनों क्या है, तीनों के रूल्स क्या है, हम लोग 1 by 1 स्टडी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ना है हम लोग को? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। देखो, अगर सिंपली अगर हमें कोई ये पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट, क्या आपको पता है तो कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या होता है? अगर आपको इसका मीनिंग पता है तो ये कंजंक्शन सीखना बहुत ही आसान हो जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, लिटरल मीनिंग, वर्ड मीनिंग, सिनोनिम क्या होता है कोऑर्डिनेट का मतलब? एनीवन? क्या होता है? कंजंक्शन को तो कुछ भी पढ़ो, सब जोड़ना, रिलेशन, सब एक ही चीज है, कनेक्टिंग, सब एक ही है। इसका मतलब क्या होता है? देखो, अगर इसका मतलब समझोगे ना तो ग्रामर गलती नहीं होगा। जो पढ़ रहे हो पहले उसका नेचर समझो। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है इक्वल रैंक। क्या मतलब होता है? इक्वल रैंक और सिमिलर इंपॉर्टेंस या सिमिलरली इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है इक्वल रैंक वाली चीजें, इक्वल इंपॉर्टेंस वाली चीजें। चीजें मतलब अब वो वर्ड हो सकती हैं जिनका इंपॉर्टेंस सेम है, इक्वल रैंक है, फ्रेज हो सकता है, सेंटेंस हो सकता है, क्लॉज हो सकता है। लेकिन जो भी लोगे दो चीजें, वो आपस में क्या होनी चाहिए? उनका नेचर सेम होना चाहिए, उनका रैंक सेम होना चाहिए। आप उसको अलग अलग नहीं कर सकते। इधर आपने कुछ और रखा, उधर आपने किसी और चीज को रखा, ये दोनों अलग अलग चीजें कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से कभी नहीं ऐड होंगी। वो पूरा ग्रामर ही गलत हो गया। तो पहले तो नेचर समझो कि पढ़ क्या रहे हैं। देखो, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जिसे हम लोग कोऑर्डिनेटर्स कहते हैं, ये किसे ऐड करते हैं? वर्ड, कोई भी कंजंक्शन, वर्ड को या फ्रेजेस को या सेंटेंसेस को, क्लॉजेस को या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब कंप्लीट थॉट, याद है पढ़ाया था मैंने? जो सेंटेंस का वो हिस्सा जो अपना मीनिंग पूरा पूरा दे सकता है, उसे किसी और पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। मतलब सेंटेंस के दूसरे हिस्से पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। सेंटेंस में मान लो 2-3 हिस्से हैं, पर एक हिस्सा ऐसा है सेंटेंस का जो अपना मीनिंग कंप्लीटली एक्सप्रेस कर पा रहा है, उसे किसी और पर डिपेंड नहीं होना है, तो वो इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ। मैंने बताया, मैंने कंप्लीट थॉट्स को बोलते हैं। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ, वर्ड्स हुआ, फ्रेजेस हुआ, जो आपस में सिमिलर इंपॉर्टेंस के होते हैं। कैसे होते हैं? सिमिलर इंपॉर्टेंस के होते हैं, या जिनका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, हम उन्हें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ऐड करते हैं। ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये अभी तो रूल्स पढ़ रहे हो ना, अभी कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक कि आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट ना करो, तब आपको समझ में आएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंस था। तो इसलिए उस बात को ध्यान रखो कि कल हमें क्वेश्चंस करने हैं, तो आज ये कितना इंपॉर्टेंट है। नोट्स आपको आज इसके मिल जाएंगे। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर शॉर्ट वर्ड्स, जैसे कि एंड हो गया, एग्जांपल है एंड, बट, और, नॉर, फॉर, सो, येट, और भी है, ऐसा बात नहीं कि और नहीं है, पर ये बहुत फेमस है। इन्हें हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? फैन बॉयज। फैन बॉयज मतलब एफ फॉर क्या हो गया? फॉर, ए फॉर एंड, है ना, एन फॉर क्या हो गया? नॉर, देन बी फॉर क्या हो गया? बट, ओ फॉर और, है ना, देन क्या है? वाई, वाई फॉर येट, और एस फॉर क्या हो गया? सो। तो फैन बॉयज से आप इसको पॉपुलरली याद कर सकते हो, बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ मिलता है, तो मैं भी लिख देता हूँ, ठीक है। सो ये हो गया कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, शॉर्ट वर्ड्स होते हैं जो ज्वाइन करने का काम करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, कोऑर्डिनेशन कंजंक्शन जॉइंस टू इक्वल पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस के दो इक्वल, जो इक्वल इंपॉर्टेंस वाले हैं, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में हो, नेचर में हो, हाँ, उनको जोड़ने का काम करता है। वो कौन कौन हो सकते हैं?
एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ जोड़ रहे हैं, पर दोनों वर्ड क्या होंगे आपस में, इक्वल इंपॉर्टेंस वाले होंगे, ठीक है। अब हम बताएंगे कैसे। दो फ्रेजेस को हम जोड़ रहे हैं, दो क्लॉजेस को जोड़ रहे हैं, ठीक है, या एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम जोड़ रहे हैं, ठीक है। इन सबको जोड़ने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का। अब कैसे, इसको देख लेते हैं। अब मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दे दिया जो मैंने लिखाया अभी, ठीक है। पहले मैंने कहा था वर्ड एंड वर्ड। अब देखो, शी लाइक्स व्हाट, तो शी लाइक्स टी एंड क्या है, कॉफी। अब बताओ, टी एंड कॉफी दोनों हॉट बेवरेजेस है, गर्म पेय पदार्थ जिसे हम लोग कहते हैं, तो दोनों का नेचर सेम है, इक्वल इंपॉर्टेंस वाला हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, तो इसे हमने किससे ऐड किया, एंड से, क्योंकि उसको सिर्फ चाय ही नहीं कॉफी भी पसंद है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हमने किससे ऐड कर दिया, एंड से। तो शी लाइक्स टी एंड कॉफी। अब एक फ्रेज को दूसरे फ्रेज के साथ, ठीक है ना, एक फ्रेज को दूसरे फ्रेज के साथ। अब यहां देखिए, ही मे बी, ठीक है, ही मे बी, मे मतलब मे हम लोग कहाँ यूज करते हैं, मे हम यूज करते हैं जहां पे हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, यानी कि संभावना है कि ऐसा होगा, नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो ही मे बी इन द रूम, और यहां देखो ऑन द रूफ, है ना। यहां भी तीन वर्ड्स से मिले हुए फ्रेज है, यहां भी 3 वर्ड से मिले हुए फ्रेज है। नंबर की जो 3 4 कुछ भी हो सकता है, ये एक फ्रेज है और ये एक फ्रेज है, एंड देयर इज अ चॉइस कि या तो वो रूम में होगा या तो वो छत पे होगा, तो दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस का है। हमने किससे किया, और चॉइस है तो किससे ऐड किया हमने, और से ऐड किया। तो आपको देखना है कि आप जहां एंड लगा रहे हो और आप जहां और लगा रहे हो, इन दोनों के लेफ्ट और राइट में वर्ड्स जो होंगे वो इक्वल इंपॉर्टेंस, इक्वल कास्ट वाले होंगे, एक ही जात वाले होंगे, बेजात वाले नहीं होंगे लेकिन, ठीक है। एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से, अब यहां देखो, क्लॉज यानी क्या होता है, क्लॉज इज लाइक अ स्मॉलर सेंटेंस विद इन अ बिगर सेंटेंस व्हिच हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड हैज अ कंप्लीट और पार्शियल मीनिंग। मैंने क्या बोला, क्लॉज, क्या क्लॉज हिंदी में कहते हैं वाक्यांश, वाक्य का अंश, बड़े से वाक्य का छोटा छोटा पार्ट, जिसका अपना सब्जेक्ट होता है और अपना वर्ब होता है। मीनिंग की बात करें तो कंप्लीट भी हो सकता है, इनकम्प्लीट भी हो सकता है, ठीक है। बार बार कह रहा हूं, देखो, वॉट यू ईट, तुम क्या खाते हो, वॉट यू ड्रिंक, क्या तुम पीते हो, किससे ऐड किया हमने, ये देखो, ये एक सेंटेंस का क्लॉज है, क्योंकि यहां पे देखो ये क्या है, सब्जेक्ट, और ये क्या है, वर्ब। ये भी एक क्या है, क्लॉज है, सेंटेंस का पार्ट, ये क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या है, वर्ब है। दो दो क्लॉज है इक्वल इंपॉर्टेंस का, हमने किससे ऐड किया, एंड से। आप क्या खाते हो और आप क्या पीते हो, इसी से आपका स्वास्थ्य जो है इफेक्ट करता है। जैसा आप खाओगे वैसा ही आप बनोगे, आपका हेल्थ वैसा ही होगा ना, जो आप अंदर डालोगे बाहर भी वही आएगा, ठीक है ना। दो क्लॉज को हमने ऐड किया इक्वल इंपॉर्टेंस वाला। इंडिपेंडेंट क्लॉज जो मैंने पहले ही कहा था, जो कंप्लीट थॉट्स होते हैं, जो कंप्लीट थॉट्स होते हैं, देखो, द कैट जम्प्ड ओवर द माउस, द कैट, जंप कौन कर रहा है, चूहे के ऊपर, कैट। द कैट क्या है, सब्जेक्ट, जंप क्या है, वर्ब, किसके ऊपर कूदा, ओवर द माउस। ओवर क्या है तुमको पता है, ये प्रेपोजिशन, पढ़ेंगे बाद में। माउस क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट सेंटेंस, यानी कि इंडिपेंडेंट थॉट, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ज्वाइन किससे किया है, एंड से, तो एंड के बाद भी सेम होगा, ठीक है। द माउस क्या है, सब्जेक्ट, रैन क्या है, वर्ब, अवे हो गया, द माउस रैन भाग गया, ठीक है। कहां भागा वो नहीं दिया है, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। द कैट जम्प्ड ओवर द माउस एंड द माउस रैन अवे, ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है और ये भी इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। इसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, यानी कि मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज कह सकते हैं, इसे भी मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज कह सकते हैं। पहले 2 एपिसोड में मैंने बहुत अच्छे से बता दिया आपको। तो ये एक एग्जांपल है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जब ऐड करता है वर्ड्स को, फ्रेज को, क्लॉज को या इंडिपेंडेंट क्लॉज को, दे आर ऑफ सेम इंपॉर्टेंस और इक्वल रैंक। क्लियर हो गया बात। In the following examples, coordinating conjunctions join 2 words of same importance. यहाँ देखिए, यहाँ पे, वहां मैंने एग्जांपल दे दिया, यहाँ मैंने कुछ और एग्जांपल्स लिए ताकि और आपकी क्लैरिटी आ जाए। अब यहाँ देखिए, शी लाइक्स, उसे पसंद है, क्या पसंद है, पिज्जा एंड केक, दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस है,
पिज्जा एंड केक। आई बॉट, मैंने खरीदा, क्या खरीदा मैंने? अ टेबल एंड अ चेयर। दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे अलग से लिख दिया है मैंने। ही मे कम बाई, वो आ सकता है, कैसे? बाई बस और कार, दोनों ही ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम है, इक्वल इंपॉर्टेंस वाले हैं, तो हमें क्या चाहिए? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नाउ यहां पे देखो, इन द फॉलोइंग एग्जांपल कंजंक्शन ज्वाइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, जो मैंने बताया था अभी। इंडिपेंडेंट क्लॉज इज अ क्लॉज व्हिच कैन स्टैंड अलोन, जो अपना अर्थ अकेले दे सकता है बिना किसी सेंटेंस के दूसरे हिस्से पे डिपेंड हुए, एज अ सेंटेंस एंड हैव कंप्लीट थॉट ऑन इट्स ओन, और जिनका अपना पूरा मीनिंग होता है, वो अकेले अपना पूरा मीनिंग दे सकते हैं विदाउट डिपेंडिंग ऑन द अदर पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, अदर क्लॉज ऑफ अ सेंटेंस। अब यह एग्जांपल देखो, आई कॉल्ड हिम, ये एक पार्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। आई कॉल्ड हुम, हिम, ये क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, हिंदी में इसे कर्म बोलते हैं ना, कर्ता ने कर्म को, हिंदी मीडियम बांग्ला में सब पढ़े होंगे पहले छोटे क्लास में। आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे बुलाया। ही डिडंट पिक अप द फोन। अब देखो ना, मैं इसको पूरा ही आउट कर देता हूँ, बट से लेके पूरा मान लो नहीं है, क्या है? आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे बुलाया, कंप्लीट सेंटेंस है। अब बट के पहले मिटा दो, क्या बचा? ही डिडंट पिक अप द फोन, उसने फोन नहीं उठाया, ये भी कंप्लीट है। कहीं से पढ़ के लग रहा है कि ये इनकम्प्लीट है या ये वाला पार्ट इनकम्प्लीट है, तो ये दोनों कौन से क्लॉज है? इंडिपेंडेंट क्लॉज, मेन क्लॉज जिसे कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज जिसे कहते हैं, जो अपना मीनिंग पूरा देता है। अभी बताओ, दोनों में क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन है, एडवर्स रिलेशन है, मतलब मैंने उससे फोन तो किया पर उसने मेरा फोन नहीं उठाया, तो ये पॉजिटिव है और ये क्या है? नेगेटिव है। तो जहां पे कॉन्ट्राडिक्शन होता है वहां हम किसका इस्तेमाल करते हैं? बट का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे आगे इसके बारे में, अभी मैं जस्ट जानकारी दे रहा हूँ। आई एडवाइज्ड हिम टू क्विट स्मोकिंग, यहां तक ये प्रिंसिपल क्लॉज है। ही डिडंट एक्ट अपॉन माई एडवाइस, किससे हमने किया? बट से, क्योंकि मैंने कहा कि तुम धूम्रपान छोड़ दो, लेकिन उसने नहीं छोड़ा। एडवर्स रिलेशन है, किससे किए? बट से। हमने प्रीवियस क्लासेस में मैंने करा किया था। ही बिकेम इल, सो ही थॉट ही शुड गो टू अ डॉक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉज दिया हुआ है और उसका क्या दिया हुआ है? इफेक्ट दिया हुआ है। वो बीमार हो गया, इसलिए उसने सोचा कि वो किसके पास जाएगा? डॉक्टर के पास जाएगा। ही शाउटेड फॉर हेल्प बट नोबडी हेल्प्ड हर, किसी ने उसकी मदद नहीं की। कॉन्ट्रडिक्शन है, एडवर्स रिलेशन है, बट का इस्तेमाल होगा। ही वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर, और इसलिए उसने क्या किया? ही इज स्टडिंग बायोलॉजी। ठीक है, ये और भी एग्जांपल से आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्लियर हो गया कि कंजंक्शन क्या करता है। ये रूल्स नहीं पढ़ा रहे हैं अभी हम, लेकिन नेचर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑलवेज कम बिटवीन द वर्ड्स। अभी आपने देखा ही ना, जिनको ये ऐड करता है वर्ड को, फ्रेज को, क्लॉज को या इंडिपेंडेंट क्लॉज को, उनके बीच में आ रहा है। ठीक है, दैट दे ज्वाइन इफ बोथ क्लॉजेस हैव सेम सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट ऑफ सेकंड क्लॉज में नॉट बी रिटन अगेन। मैंने ये फर्स्ट क्लास में बता दिया था। क्या कहना चाहता है? सुनो, सेंटेंस है शी वर्कड हार्ड, फुल स्टॉप, या क्या है? फुल स्टॉप। उसने कठिन मेहनत करी, शी क्या है? सक्सीडेड। ठीक है ना, वह सफल हुई। अभी मेरा कहने का मतलब यह है कि हम इसको ज्वाइन करेंगे, लेकिन दोनों सेंटेंस में मेहनत जिसने किया है और जो सफल हुई है, वो दोनों तो सेम पर्सन है ना। जब इन दोनों सेंटेंस को हम ऐड करेंगे तो यहां से ये फुल स्टॉप तो हटेगा, पहली बात। लास्ट का तो फुल स्टॉप रहेगा ना, ये रहेगा, है ना। हमने वो मेहनत भी की और सफल हुई, एडिशनल है, किससे ऐड करेंगे? एंड से। तो हम देख रहे हैं कि जिन दो क्लॉज को हम ऐड कर रहे हैं, एक शी वर्कड हार्ड और दूसरा शी सक्सीडेड, दोनों का सब्जेक्ट सेम है। जब इसको हम ऐड करेंगे तो चूंकि सब्जेक्ट सेम है, तो सेकंड क्लॉज में, मैंने एंड के बाद, कंजंक्शन के बाद जो क्लॉज आएगा उसमें हम सेम सब्जेक्ट को रिपीट नहीं करेंगे। यानी ऐसा नहीं लिखेंगे कि शी वर्कड हार्ड एंड शी सक्सीडेड, तब इस एंड का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहा। फिर तो एंड का काम ही है कि जब एक ही आदमी मेहनत कर रहा है और वही आदमी सफल हो रहा है, तो शी को रिपीट नहीं करना है। इट इज अंडरस्टूड द सेम पर्सन वर्कड हार्ड एंड द सेम पर्सन सक्सीडेड। क्लियर हुआ बात? यहां पे देखो, द प्लेयर स्टॉप्ड, खिलाड़ी रुका, एंड द प्लेयर किक द
बॉल। तो जो प्लेयर रुका उसी ने बॉल को क्या किया, किक किया। सेम यहां भी देखो एक वर्ब है किक्ड और यहां भी एक वर्ब है स्टॉप, और ये दोनों वर्ब क्या होता है, एनी एक्शन इज कॉल्ड अ वर्ब। हिंदी में किसी भी काम को, किसी भी क्रिया को वर्ब कहते हैं, ठीक है, किसी भी क्रिया को वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, ये सब्जेक्ट है प्लेयर, और यही सब्जेक्ट यहाँ भी कॉमन होगा यहाँ पे किक के पहले, क्योंकि दोनों क्लॉज में सब्जेक्ट एक ही आदमी है, इसलिए ज्वाइनिंग वर्ड के बाद सेकंड वाले पार्ट में हम इस सब्जेक्ट को रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। ही बिकेम इल बट डिडंट गो टू डॉक्टर, तो जो बीमार था वही डॉक्टर के पास नहीं गया, इसलिए यहाँ पे देखो हमने ही का इस्तेमाल दोबारा रिपीट नहीं किया। और चूंकि कॉन्ट्राडिक्शन है वो क्या लगा हमारे, ये क्या लगाया हमने, बट का इस्तेमाल किया। मैरी ओपन द बुक एंड मैरी स्टार्टेड टू स्टडी, जिसने बुक खोला उसी ने पढ़ना शुरू किया, इसलिए एंड के बाद हम मैरी या मैरी की जगह शी को रिपीट नहीं करेंगे। अगर अलग अलग पर्सन होता तो लिखना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई? चलो, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर ऑफ 4 टाइप्स। ये जो कंजंक्शन है कोऑर्डिनेटिंग, ये खाली पढ़ लो, ये सब ऐसे एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन जानकारी रखना बहुत जरूरी है। 4 तरह के होते हैं, पहला है क्यूमुलेटिव, दूसरा है एडवर्सेटिव, तीसरा है अल्टरनेटिव और चौथा है इलेटिव, ठीक है। अब ये क्या करते हैं देखो जरा ध्यान से, मैंने सिंपल सेंटेंसेस से आपको बताने की कोशिश की है ताकि आपको क्लियर हो जाए। क्यूमुलेटिव, देखो क्यूमुलेटिव वर्ड का अगर मीनिंग जानो, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐड करते जाना, ठीक है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ये क्या करता है, इट जस्ट ऐड वन स्टेटमेंट और सेंटेंस टू अनदर सेंटेंस, बस ये एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से ऐड कर देता है, इसका कोई और काम नहीं। जैसे शी डांसेस एंड आई सिंग, वो नाचती है और मैं गाना गाता हूं, सिंपल। एडवर्सेटिव यानी जहां कॉन्ट्राडिक्शन होता है, जहां ऑपोजिट मीनिंग होता है, दोनों ज्वाइनिंग वर्ड के दोनों तरफ लेफ्ट और साइड में, क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन होता है। जैसे कि ही इज स्लो कॉमा बट ही इज स्टेडी, वो धीमा है लेकिन निरंतर चलता रहता है, स्टेडी में जो लगातार चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ बट का इस्तेमाल किया है क्योंकि दोनों सेंटेंस में क्या है, एडवर्सेटिव रिलेशन है, यानी कॉन्ट्रास्ट है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब कॉन्ट्राडिक्शन है, ऑपोजिट बातें बोली गई हैं। बट मैंने पहले भी कहा था कि बट एक कॉन्ट्राडिक्टरी कंजंक्शन है, जो जहां लगता है उसके दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट की तरफ क्या होता है, ऑपोजिट बातें बोलनी होगी, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। अल्टरनेटिव नाम से मालूम चला, जहां पे ऑप्शंस होते हैं, जहां पे चॉइस हमको दिया जाता है, उसे हम लोग अल्टरनेटिव कहते हैं। शी मस्ट वीप, उसे पछताना होगा, और शी विल डाई, नहीं तो वो मर जाएगी। सो देयर इज अ चॉइस कि आइदर यू वीप और you will die. So if there is a choice, if there is an choice और अल्टरनेशन, विकल्प दिया गया, तो हम क्या यूज करते हैं और क्या इस्तेमाल करते हैं, ऐसे सेंटेंस को क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव कंजंक्शन बोलते हैं, और कुछ नहीं। जो कंजंक्शन मैंने पढ़ाया उसको मैंने कैटेगराइज्ड कर दिया कि किसे क्या कहते हैं। लास्ट है क्या है, इलेटिव, जो इन्फरेंसेस करता है। मैंने क्रिटिकल रीजनिंग कराया था, तो वहां मैंने पढ़ा था इन्फरेंस कैसे होता है, जो बोला गया है, देयर इज स्टेटमेंट, आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है और आपसे पूछा कि दिए गए स्टेटमेंट से आपको क्या समझ में आता है, व्हाट यू एक्चुअली कंक्लूड फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट, मैंने जो बोला उससे आपको क्या समझ में आया। तो जो आप इन्फर करते हो, जो आपको समझ में आता है, उसी को हम लोग इन्फरेंसेस कहते हैं। एग्जाम्पल, शी विल पास, वो पास हो जाएगी। फॉर यानी क्योंकि, शी वर्क्स वेरी हार्ड, तो वो पास हो जाएगी। ये जो आपने इन्फर किया, कंक्लूड किया, किस बात से, इस बात से, क्योंकि वो वर्क्स वेरी हार्ड, तो जो वर्क्स वेरी हार्ड होगा वो क्या होगा, पास करेगा। तो इस स्टेटमेंट से आपने इस बात को इन्फर किया, कंक्लूड किया, निष्कर्ष निकाला। इस स्टेटमेंट से आप ये निष्कर्ष निकाले कि अच्छा मेहनत कर रही है तो पास हो जाएगी। यही तो होता है ना इन्फरेंस। सर क्या होता है, बहुत सिंपल भाषा में समझिए, और ज्यादा इसको क्रिटिकल करने की जरूरत नहीं है। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, मैंने पढ़ा दिया, क्लियर हो गया सबको। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और आपको मुझे हेल्प कीजिए कि क्या सही है कि गलत है। और जो मैंने बोला, अभी भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन चल रहा है, थोड़ा सा और है, उसके बाद रूल्स में हम लोग आ जाएंगे। तो मुझे बताइए, पहला सेंटेंस दिया है, रोहन इज रिच बट माइजर, रोहन अमीर तो है लेकिन कंजूस है, यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन है। भाई अब आप अमीर हो तो दान करो, लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन है। क्या सेंटेंस सही है? देख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है।
एनीवन, किसी को भी लगे, अगर सही है तो बोलो टी सही है, तो यानी टिक कर दे इसको। किसी को कोई आपत्ति? पीछे कोई आपत्ति नहीं है, बोलो कैसे लगेगा? आप रिच हो तो आपको तो काइंड होना चाहिए, आपको दान धर्म करना चाहिए, तुम पैसा दबा के बैठा है तो अपोजिट हो गया ना। तो कॉन्ट्रडिक्शन तो एंड एडिशनल नॉलेज प्रोवाइड करता है, फर्दर कुछ कहता है, उसको और एडअप करता है, टॉपअप करता है। यहाँ टॉपअप नहीं है, ये कॉन्ट्रडिक्शन। तो आप सबके हिसाब से सही है, लेकिन देखो ग्रामर कैसे टेस्ट करता है आपको। ये छोटा सा सेंटेंस ना आपकी हालत खराब कर देगा। देखो अब कोई आंसर मत बदलना क्योंकि टाइम खत्म हो गया। देखो अब मैं बता रहा हूं, मैं इसका ऑपरेशन कर रहा हूं, क्वेश्चन मैप। और इसलिए मैं कहता हूं कि अगर ये जो मेरे जितने क्लासेस हैं इंग्लिश के, मैं खुद कहता हूं, इतना मुझे खुद पे विश्वास है कि अगर आप इसको ठीक से पढ़ लेते हो ना और जो मैं कराता हूं उसे कर लेते हो, तो किसी का दम नहीं है कि आपको 30 आउट ऑफ 30 आने से कोई रोक दे। 30 में 30 की बात कर रहा हूँ, 30 में 29 भी नहीं कह रहा हूँ। समझ में आ रहा है? हाँ। रोहन इज रिच बट माइजर। चलो इसका ऑपरेशन करते हैं थोड़ा सा। आपके पास रोहन है? ये बंदा नाउन है, नाउन है। अरे रोहन तो नाम है ना, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? अब किताब में रोहन इज नाउन इज अ नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग, क्रिएचर, क्या करेंगे इसको पढ़ के? सबको तो नाम ही बोलते हैं, नाउन क्लास में करा दिए अच्छा से। अब मुझे बताओ रोहन कैसा है? तो अगर रोहन रिच है, अगर रोहन कैसा है, रिच है, तो ये रिच किसके बारे में बता रहा है? रोहन के बारे में। तो नाउन के बारे में जो बताया उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। इस बात को मानते हो? कोई दिक्कत तो नहीं है। और चूंकि रिच और माइजर में ऑपोजिट फीलिंग है, एडवर्स रिलेशन है, एडवर्स माने उल्टा, यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन है। जो मैं कर रहा हूं इसे क्वेश्चन मैप कहते हैं, मैं इसे क्वेश्चन मैप कहता हूं, ठीक है? तो ये एडजेक्टिव है। तो मुझे बताओ बट जब दो वर्ड को जोड़ेगा तो बट के पहले अगर एडजेक्टिव है तो बट के बाद भी क्या होगा? आप लोगों ने तो कहा था कि सेंटेंस सही है, पर सेंटेंस तो गलत है। सेंटेंस इसलिए गलत है क्योंकि ये जो माइजर है ना, ठीक है, ये नाउन है। सॉरी, हाँ, माइजर क्या है? नाउन है। अब कैसे? देखो रोहन इज रिच, रोहन कैसा है? रिच है, ठीक है। कहते हैं ना माइजर पर्सन और माइजर नेवर स्पेंड अ पेनी, अ माइजर नेवर स्पेंड अ पेनी। जो कंजूस होता है, कंजूस, तो कंजूस भी तो किसी का नाम है। कंजूस क्या है? अ माइजर नेवर स्पेंड्स अ पेनी। एक कंजूस कभी पैसे खर्च नहीं करता। तो माइजर के पहले अगर ए लगाए हो तो आर्टिकल कहाँ लगता है? ए एन द हमेशा नाउन के पहले लगता है कि नहीं लगता है? अब मैंने कहा कि माइजर जो है नाउन है, तो बट के पहले अगर एडजेक्टिव है तो बट के बाद क्या चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए। तो माइजर का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है? माइजर। यस, तो लेकिन तो तुमने कहा था कि करेक्ट सेंटेंस है। हाँ, इसलिए ये गलत है। यहाँ यहाँ क्या होगा? माइजरली। और एल वाई लगने का मतलब ये नहीं है कि एडवर्ब है, नहीं, ये तुम्हारा क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। देखो यहीं पे जीरो हो गया आपका, जीरो तो हुआ, अब प्लस आपका नेगेटिव गया वो अलग। तो रोहन इज रिच बट माइजरली, लेकिन सेंटेंस पढ़ के लगा कि सेंटेंस कहीं से भी गलत है। तो ग्रामर यही खेल खेलता है आपके साथ, आपको फील ही नहीं होने देगा कि मैं गलत हूं, लेकिन आपको गलती ढूंढ के निकालनी। उसके लिए वो वही बंदा कर सकता है जिसका ग्रामेटिकल पकड़ बहुत ज्यादा खतरनाक हो, जो डोमिनेट करता हो ग्रामर को। मतलब नॉलेज सबका होता है सर, आमी तो जानी ग्रामर, मुझे ग्रामर पता है, ठीक है। हम उसको बोलते तुम्हें घंटा कुछ पता नहीं है, कुछ भी नहीं पता है तुमको, क्वेश्चन देंगे उड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अपडेट नहीं है। एक छोटा सेंटेंस पढ़ के लग रहा है रोहन इज रिच बट माइजर, क्योंकि हमको पता है माइजर माने कंजूस, लेकिन हमको ये नहीं पता कि जो माइजर वर्ड है ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना। आप मुंह से जो भी बोलते हो सुबह से लेकर शाम तक, कुछ भी बोलो,
किसी भी एक्सप्रेशन में बोलो, किसी भी फीलिंग से बोलो, कुछ भी मुंह से बोल दो, ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसी ना किसी एक में फॉल करता है। तुम या तो नाउन बोलोगे, या प्रोनाउन बोलोगे, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, यही तो जो भी बोलोगे इनमें से किसी ना किसी को मिक्स करके ही बोलोगे। और बाहर से कोई कुछ होता है क्या? और कुछ होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या? हमको तो नहीं पता, इस प्लैनेट पे तो यही होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तुमने मिस्टेक कर दिया, तो सोचो आगे जब एडवांस लेवल का होगा तो वह क्या होगा, इसे बताओ 2 नंबर में। क्या ये सही है कि गलत है? ही क्या है ना? अभी आपका ब्रेन बोल रहा है ना कि कुछ नहीं बोलना ही ठीक है। अभी ब्रेन को आपको ट्रेन हो गया भाई, ज्यादा फुड़के बनने से नहीं होगा, थोड़ा सोचो। इसे तो कभी आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, मन बोल रहा है बोल दो, लेकिन बोल नहीं रहा है। प्रोनाउन है। ही कैसा आदमी है? फुलिश। तो फुलिश क्या हुआ? एडजेक्टिव। तो कावर्ड को भी क्या होना पड़ेगा? एडजेक्टिव होना पड़ेगा, कावर्ड एडजेक्टिव नहीं है। क्या होगा? कावर्डली। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, डिबेट करते हैं इसके ऊपर। नहीं, कावर्डली इज एन एडजेक्टिव। माइजरली, कावर्डली एडजेक्टिव है। यहाँ मिस्टेक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो ये देखो, इसलिए कहा जाता है कि जब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आप यूज करते हो, दोनों वर्ड इक्वल रैंक के होने चाहिए। आप एक तरफ एडजेक्टिव लगा रहे हो, दूसरी ओर नाउन लगा रहे हो, एक तरफ नाउन लगा रहे हो, दूसरी ओर एडजेक्टिव लगा रहे हो, नहीं होगा। दोनों का इंपॉर्टेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। बताओ, 3 नंबर में आते हैं, बताओ। पढ़ो ना, गलती होगा तो क्या होगा, 30 पे 30 तो आ ही जाएगा। She ate an orange, a guava and cleaned her face. क्या दिक्कत है? इतना सिंपल सेंटेंस। इसके बाद आप कह रहे हो कि एंड के बाद क्लीन नहीं होगा, तो फेस धोएगा तो क्या लगाओगे? क्या लगा दे? टोमेटो। लेकिन ये तो कह रहा है कि उस तरह फेस धोया है। तो एक बात तो साफ है कि ऑरेंज खाने के बाद, गुआवा खाने के बाद उसने अपना चेहरा धोया है, तो चेहरा धोने में तो कोई बुराई नहीं है। हाँ, एंड उसको ज्वाइन नहीं करेगा तो क्या करेंगे? मेरा सवाल तो यही है। तुम पहले ये बताओ सेंटेंस करेक्ट है कि रॉन्ग है? रॉन्ग है। तो रॉन्ग अगर तुमको पता है रॉन्ग है, तो करेक्ट आंसर बताओ। दिक्कत क्या है? वेरी सिंपल क्वेश्चन। वो कितना चीज खाया है? एक है तुम्हारा ऑरेंज, एक है गुआवा, और तो कुछ नहीं खाया है। अगर 2 ही चीज खाया है तो एडिशनल खा रहा है वो एक्स्ट्रा, तो यहाँ तो कॉमा नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? एंड होगा। तो शी एट एन ऑरेंज एंड अ गुआवा, तो यहाँ भी तो एंड दिया है। लेकिन ये जो क्लीन है, ये तो नाउन नहीं है ना? CLEAN, क्लीन यानी साफ करना, साफ करना है ना? ये क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मानते हो? तो हम क्लीन में अगर एस लगा दे, क्लीन्स, तो हो गया वर्ब का 5th फॉर्म, जिसे हम लोग प्रेजेंट इनडिफिनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट इनडिफिनिट टेंस कहते हैं। ये भी तुम्हारा प्रेजेंट इनडिफिनिट है। और वही क्लीन में ईडी लगा दे तो ये वर्ब का 2nd फॉर्म, जिसे हम लोग पास्ट टेंस कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, वर्ब का 2nd फॉर्म। इसी क्लीन्ड के पहले अगर मैं हैज, हैव या क्या लगा दूं? हैड, तब भी ये क्या रहेगा? क्लीन ही रहेगा। लेकिन तब क्लीन क्या हो जाएगा? वर्ब का 3rd फॉर्म, जिसे हम लोग कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। क्योंकि इसके पहले जब ऑक्सिलरी वर्ब किसी भी ईडी या कोई भी 2nd फॉर्म वाले वर्ब के पहले अगर आप कोई ऑक्सिलरी वर्ब लगा के उसको उसी पास्ट टेंस में रखते हो, तब वो पास्ट पार्टिसिपल हो गया 3rd फॉर्म। क्योंकि किसी वर्ब को ना 3rd फॉर्म में ऐसे नहीं लिख सकते, उसके पहले कोई ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए। और अगर वर्ब को सिर्फ तुम पास्ट फॉर्म में लिख रहे हो 2nd फॉर्म में, तो वो पास्ट इंडिफिनिट टेंस हुआ। और वर्ब का 1st फॉर्म या वर्ब का 5th फॉर्म, माने सिंपल प्लेन वर्ब क्लीन, या उसके साथ सॉरी, ये दोनों प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। खैर, ये वर्ब है, ये क्या है? वर्ब है, यानी एक्शन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? एक्शन वर्ड है। पर काम, क्लीन, साफ करना, तो ये काम हुआ ना, जहां आपकी एनर्जी लगती है, कैलोरी वेस्ट होती है।
तो हम एंड से यहाँ पे दो आइटम को जोड़े, ऑरेंज वॉवेल साउंड है एन लगा, गुआवा कॉन्सोनेंट साउंड है ए लगा, तो ये समझ में आई गया। लिस्ट ऑफ वर्ड से हमने चूंकि गुआवा लास्ट है एंड लगा दिया, फिर यहाँ कैसे लगेगा एंड, यहाँ भी एंड और वर्ब के पहले भी एंड तो नहीं होगा। तो करना ये है, जरा दिमाग लगाओ, शी एट एन ऑरेंज एंड अ गुआवा, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस है शी क्लीन्ड हर फेस, उसने अपना चेहरा धोया। लेकिन इसको ऐड हम एंड से नहीं कर सकते क्योंकि ये डिफरेंट क्लॉज है और ये डिफरेंट क्लॉज है और दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो हम क्या करेंगे, हमें इस सेंटेंस को अलग करना होगा। इसके लिए अगर एंड यहाँ रहेगा, एंड रहेगा, तो हमको सिर्फ क्या जोड़ना है, देन, THEN। उसके बाद उस शी एट एन ऑरेंज एंड अ गुआवा एंड देन क्लीन्ड हर फेस, तब यहाँ पे एंड आपका करेक्ट हो गया। ठीक है। इंग्लिश ग्रामर बहुत इंटरेस्टिंग है। जो कहते हैं हमको इंग्लिश नहीं आता, ये मौका है, सीख लो, दोबारा कभी सीखने का मौका नहीं मिलेगा। शी, चलो 4 नंबर में आते हैं, शी इज एलिगेंट एंड ग्रेस। अभी भी मैं रूल नहीं करा रहा हूँ, ये सब इंट्रोडक्शन है, यहीं पे हालत खराब हो गई, आगे तो अभी बाकी है ना। चलो बताओ, शी इज एलिगेंट, तो वो अगर एलिगेंट है तो शी तो प्रोनाउन है, कोई डाउट। ये क्या हुआ, एडजेक्टिव। ये क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये कहता है ये दोनों इक्वल रैंक के होने चाहिए। अब बताइए ग्रेस कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? हम वो सवाल नहीं पूछा है, हम पूछा है ग्रेस कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। हमको आंसर मत बताओ, सब चालाक हो गया है। ठीक है, हम सब समझते हैं, हम ये गली से गुजरा है ना, हमको पता है। ठीक है, बताओ अभी क्या होगा। इसी ग्रामर के चलते, मुझको, मैं नाम नहीं लूंगा इंस्टीट्यूट का जहां मैं पढ़ता था, इसी ग्रामर के चलते और मैथ के चलते, ठीक है, मैंने सबको गरिया के अच्छा से गाली देके मैंने इंस्टीट्यूट छोड़ा था, इसी के चलते। ठीक है, शी इज एलिगेंट एंड ग्रेस। ग्रेस जो है ना, ग्रेस, ग्रेस नाउन है भैया। और हमें नाउन याद है, मैं नाउन पढ़ाया था, जाके देखो वो वीडियो। ना एडजेक्ट नाउन है, नाउन से एडजेक्टिव कैसे बनता है, एडजेक्टिव से नाउन कैसे बनता है, कॉमन नाउन से एडजेक्टिव कैसे बनता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनता है, सारा मैंने पढ़ाया है। ऐसा पढ़ाया ना, लाइफ में नाउन पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ग्रेस का एडजेक्टिव क्या होगा, ठीक बोला था, क्या होगा, ग्रेसफुल। एक गलती नंबर खत्म। ए भगवान, 0.25 के लिए मेरा सर्विस नहीं हुआ। अब पढ़ो अगले साल, क्योंकि इस साल पढ़ने बोले तो नहीं पढ़े, और एक साल पढ़ो। एक साल पढ़ने का मतलब एक साल उम्र और बढ़ेगा, तुम एक साल और बूढ़ा होगा। ठीक है, 5 का बताइए। देखिए, आप किस पे गौर कीजिएगा, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ज्वाइनिंग वर्ड के दोनों तरफ इक्वल रैंक वाला वर्ड चाहिए, बस इतना। इक्वल रैंक वाला है कि नहीं, देखो बताओ ये सही है, बताओ ये सही करे कि गलत करे। कौन बोला? ठीक है, और कोई? दे एम टू इंस्पायर इनोवेशन। जब मैंने नाउन पढ़ाया था तब मैंने बताया था, किसी भी वर्ड के साथ देखो, इनोवेशन ना, इनोवेशन। अब बात को समझो, ग्रामर पढ़ने का मजा ही कुछ और है। देखो, जो ओरिजिन वर्ड होता है वो होता है इनोवेट। क्या होता है? इनोवेट। इनोवेट क्या है? इनोवेट करना, नवीनीकरण करना, वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, और तो ये वर्ब है, हमें वर्ब को क्या बनाना है? नाउन। तो क्या करेंगे? इनोवेशन। इसलिए मैंने कहा था नाउन सबसे बड़ा चैप्टर है और पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबका बाप है वो। उसके बाद उसका माई आता है टेंस। ठीक है, तो इनोवेट से क्या बना? इनोवेशन। जब आप TION लगाते हो किसी भी बेस वर्ड में, वर्ब में, तो वो क्या बन जाता है? नाउन बन जाता है, बन जाता है। अब पीछे आओ। अच्छा, ये हुआ वर्ब, ये हुआ नाउन। एक और वर्ब होता है जिसे हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट या इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव वर्ब।
इसे हम लोग लिखते कैसे हैं? ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में हम टू लगाते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देते हैं, ठीक है। तो जहां टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है उसे हम लोग इनफाइनाइट और इंफिनिटिव वर्ब कहते हैं। चलो पीछे आते हैं तो देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आइए, आप बताइए, यहाँ एंड है तो एंड के दोनों तरफ इक्वल रैंक वाले वर्ड होने चाहिए। तो इसके पीछे क्या है? टू इंस्पायर, यानी कि ये है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो एंड के बाद भी क्या होगा? इंफिनिटिव वर्ब ही होगा, लेकिन यहाँ पे चूंकि TION है, ये तो नाउन है, तो ये क्या होगा? टू इनोवेट। क्या होगा? इनोवेट, यानी टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब बताओ, अब ये सेंटेंस सही हुआ, ठीक है। तो दे एम टू इंस्पायर एंड इनोवेट भी लिख सकते हो, दे एम टू इंस्पायर एंड टू इनोवेट। लेकिन जब इनोवेशन लिखोगे तो पढ़ के आपको इनिशियली ऐसा लगेगा अरे ठीक ही तो है, लेकिन ग्रामर है ये ग्रामर है, ये करियर बिगाड़ देगा या यही 30 नंबर तुमको मेरिट में ला देगा, ये और तुम्हारा करंट अफेयर। 6 नंबर में आ जाओ, बोलो सही है कि गलत है? He expressed his thoughts clearly and with precision. सही है? पहले हमको बोलो सही है कि नहीं है, क्योंकि सब ऊपर से नहीं आ रहा, इसलिए फिर से मौका देते हैं, एक बार देख लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लीजिए, बताइए क्या दिक्कत है। He expressed his thoughts, कैसे एक्सप्रेस किया? क्लियरली एंड विथ प्रिसिशन। हमको क्या मालूम? प्रिसाइज एडजेक्टिव है, प्रिसीशन नाउन है। ION नाउन में पढ़ाए थे हमने पूरा, ION नाउन होता है। तो एक बात तो साफ है कि सही है क्या ये कि गलत है? देखो, हम लोग एडवर्ब किसे कहते हैं? जो वर्ब में कुछ ऐड कर दे। एडवर्ब भी खतरनाक लेसन है, वो खाली वर्ब में ऐड नहीं करता है, वो हर पार्ट ऑफ स्पीच में उसको खुजली है, वो सब जगह ऐड करता है, ठीक है। सब जगह घुस जाएगा वो, उसका मन करेगा नाउन को ऐड कर देगा, मतलब नाउन के बारे में कुछ बोल देगा, नाउन के बारे में कुछ, मतलब थित्थर आदमी है, जिसके बारे में चाहेगा उल्टा पल्टा बोल देगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कैसे? तो एडवर्ब का जो बेसिक जो ओरिजिन है वो ये है कि एनी वर्ड व्हिच क्वालिफाइज अ वर्ब, ऐसा कोई भी वर्ड जो वर्ब के बारे में कुछ बताए, वर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे। मुझे एक बात बताओ, ही ने क्या किया? एक्सप्रेस किया, ईडी है, वर्ब है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि ही ने जो एक्सप्रेस किया, अभिव्यक्त किया, कैसे किया, हाउ, तो आप बोलोगे सर क्लियरली। तो ये जो वर्ड है किसे एक्सप्रेस, किसके बारे में कह रहा है? वर्ब के बारे में। तो ये कौन है? एडवर्ब है, पर ये तो नाउन है, हमको तो इक्वल रैंक वाला वर्ड चाहिए, तो क्या होगा आप बताइए? तो यहाँ पे ये हट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा प्रिसाइजली। क्या होगा? प्रिसाइजली। तब ये क्लियरली एंड प्रिसाइजली दोनों इक्वल रैंक के हो गए, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ग्रामेटिकल पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर करेक्ट हो गया। मैं समझा पाया? ठीक है, 7 का बताइए। इट इज अबाउट लर्निंग फ्रॉम फेलियर एंड टू नेवर क्विट। प्यून से लेके यूपीएससी कोई भी एग्जाम दे सकते हो पढ़ने के बाद, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन, हाँ गारंटी बोलता हूँ, गारंटी किसी भी लेवल का। यहां तक कुछ समझ ही नहीं आ रहा होगा, समझ रहे हैं ना बात? बताइए। हाँ टू नहीं आएगा तो कौन आएगा? वो बताओ, तुम बोल रही हो यहाँ पे टू नहीं आएगा, चलो मान लेते हैं, तो इतना बोलने से आंसर हो जाएगा? तब आंसर हो रहा है इट इज अबाउट लर्निंग फ्रॉम फेलियर एंड नेवर क्विट। मतलब तुम लोग क्या कर रहे हो, उसको हिंदी मिला रहे हो, বাংলা মিলা রে हो। মনে কেমন হচ্ছে পড়তে, পড়তে তো ভালোই মনে হচ্ছে ওরকম মনে হইলে হবে না তো বাবা, কি হবে? क्या है ये?
सुनो, इसके लिए थोड़ा चीज समझना पड़ेगा, वो जो समझाने जा रहे हैं वो बाद में पढ़ाएंगे, पर अभी थोड़ा सा इसका टीजर दे देते हैं। इसे कहते हैं जेरांड। हाँ बोलो, जो बोल रहे थे इसके बारे में। ये बताओ जेरांड क्या होता है? मैंने नाउन में बताया था, याद है? नाउन में आईएनजी जोड़ते हैं। कौन सा नाउन में तुम आईएनजी जोड़ता है रे भाई? राजेश, राजेश सिंह, लिंचिंग, लिंचिंग। अब वो तो वही कह रही है ना, नाउन में हम जोड़ देंगे आईएनजी, है ना। करण में जोड़ दे करनिंग, तो गर्म हो जाएगा फिर तो। भाई वर्ब है ना, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसमें हम क्या जोड़ते हैं? आईएनजी। तो वर्ब क्या बोल रहा है? देखो, मेरा नाम है वर्ब और मैं बहुत मेहनती आदमी हूं, इसलिए मुझे हमेशा लोग कहते हैं कि तू हमेशा क्या में रहता है? एक्शन में रहता है। तो वर्ब हमेशा किस में रहता है? एक्शन, मतलब हमेशा कुछ करता रहता है। मतलब यहाँ कैलोरी जो है ना, खर्चा होता रहता है। क्लियर? वर्ब कह रहा है, तू मुझ में आईएनजी लगा रहा है, मैं फिर भी वर्ब रहूंगा। कम, आई एम कमिंग, गो, यू आर गोइंग, तब भी तो वो एक्शन ही हुआ। लेकिन मैं बोलो देख, मैं तेरे में आईएनजी लगाऊंगा पर तू अपना नेचर बदल दे, तो क्या बन जाऊं? तो वो कह रहा है भाई देख, जैसे ही मैं तुम में आईएनजी लगाऊंगा ना, तो होगा फिर भी वर्ब ही, पर तू ना वर्ब की तरह बिहेव मत कर। जहां जाना है ना वहां वर्ब नहीं चाहिए, ठीक है? वहां तू कैसे बिहेव करेगा? नाउन की तरह। तो ये कह रहा है ठीक है, तब मैं कहलाऊंगा वर्बल नाउन। मुझे लोग क्या बुलाएंगे? वर्बल नाउन। बाइक खरीद के लाते हो, उसको फिर मॉडिफाई करके कुछ और बना देते हो, है कि नहीं? तो है तो बाइक ही, लेकिन थोड़ा मॉडिफिकेशन हो गया। तो जब आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हो और उसका अपना नेचर वो भूल के वो कैसा बिहेव करता है एक नाउन की तरह, तब वो क्या बन जाता है? वर्बल नाउन। जिसे ग्रामेटिकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? जेरांड कहते हैं। अब ये कैसे समझेंगे, देखो। बहुत ध्यान समझो। आई एम स्विमिंग इन द रिवर, ठीक है? मैं नदी में तैर रहा हूं, मतलब इस वक्त तैर रहा हूं। और अब इसी सेंटेंस में से मैंने क्या किया? स्विमिंग को उठाया और ऐसा लिखा, स्विमिंग इज अ गुड स्पोर्ट इन ओलंपिक गेम्स। ठीक है? अब जरा समझिए, आप मुझे बताइए, क्या इन दोनों वर्ड में दिखने में कोई फर्क है? नहीं, दिखने में तो कैसा है, पर जो फर्क है वो है ग्रामेटिकल नेचर का। एम को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग बोलते हैं या ऑक्सिलरी। करेक्ट कहते हैं इसे। और स्विमिंग क्या हो गया? मेन वर्ब, क्योंकि स्विमिंग किससे बना है? स्विम, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और इसमें हमने क्या लगा दिया? आईएनजी। क्योंकि क्यों लगता है? लेकिन देखो ये डबल एम हो गया ना, क्यों? लास्ट में एम है। एम क्या है? कॉन्सोनेंट। और एम के पहले क्या है? आई। आई क्या है? वॉवेल। तो लास्ट में कॉन्सोनेंट है, उसके पहले वॉवेल हो, तो लास्ट का वर्ड जो है डबल हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है? स्विमिंग। और अगर ये वर्ब की तरह बिहेव ना करे तो ये क्या बन जाएगा? जेरंड। क्या हो जाएगा? जेरंड। क्लियर? बेसिक बेसिक बातें बता रहा हूँ। आई एम स्विमिंग इन द रिवर, मतलब मैं नदी में तैर रहा हूं। तो तैरना एक तरह का एक्शन है, तो ये वर्ब हुआ। लेकिन जैसे ही मैंने इसी स्विमिंग वाले वर्ड को सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट मैंने यूज किया। कैसे? सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट कौन होता है? नाउन होता है, प्रोनाउन होता है। यहाँ पे आई क्या है? प्रोनाउन है। ये सब्जेक्ट है कि नहीं है? तो ये भी सब्जेक्ट है। अब बताओ, सेम स्विमिंग वर्ड को मैंने यहाँ पे यूज किया है, जो एक्चुअली में वर्ब का ही फॉर्म है,
यहां है स्विमिंग, स्विमिंग मैंने क्या लगाया, इज, राहुल इज, रोहन इज, आई एम, यू आर, स्विमिंग इज। स्विमिंग इज अ गुड स्पोर्ट इन ओलंपिक गेम। स्विमिंग मतलब तैराकी। यहां स्विमिंग का मतलब यह नहीं है कि तैर रहा हूं, यहां स्विमिंग का मतलब है तैराकी ओलंपिक में एक अच्छा खेल है। यानी किसका नाम है ये, इट इज अ नेम ऑफ अ स्पोर्ट, इट इज अ नेम ऑफ अ स्पोर्ट, ये एक खेल का नाम हो गया। तो जिस वर्ब को हम नाउन की तरह सेंटेंस में यूज करें, नाउन की तरह जो बिहेव करता है, तब वो वर्ब नहीं होता, उसे वर्बल नाउन या ग्रामेटिकल भाषा में हम उसे क्या कहते हैं, जेरांड कहते हैं। क्या कहते हैं, जेरांड कहते हैं। इतनी बात तो क्लियर हो गई ना। जेरांड जब पढ़ाएंगे चैप्टर तो अलग से पढ़ाएंगे, नाउन में पढ़ा दिया है मैंने, एक्चुअली नाउन में पूरा पढ़ा दिया है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि वर्ब आईएनजी क्या होता है, वर्बल नाउन जेरांड क्या होता है। अब आते हैं पीछे। अब आपको फिर से पूछ रहा हूं यहाँ क्या गलती है। आप मुझे ये बताइए, प्रीपोजिशन सॉरी कंजंक्शन कौन है, एंड। तो एंड दो इक्वल रैंक के वर्ड को ज्वाइन करेगा, कौन कौन है, देखो, एक है लर्निंग, इट इज अबाउट लर्निंग, लर्निंग यानी सीखना, सीख नहीं रहा है, सीखना, ये जेरांड है। लेकिन अगर ये जेरांड को अपने ऐड किया है तो आगे भी क्या होगा, जेरांड होगा। यहाँ पर टू का इस्तेमाल नहीं होगा और क्विट हो जाएगा, क्विटिंग। क्विट क्या हो जाएगा, क्विटिंग। अब समझ में आया। देख लो, ग्रामर स्टार्ट किए हैं भी कंजंक्शन, जगह जगह आपको धोखे मिल रहे हैं। तो सोचो इस वक्त जब आप कंजंक्शन पढ़ रहे हो आपका नॉलेज कहाँ है, पढ़ लेने के बाद कहाँ चला जाएगा। ठीक है, चलो अब ये तो बता दो, एक तो बता दो, शी वर्क्स ऑनेस्टली एंड विथ सिंसियरिटी, ये तो करेक्ट है। क्यों, शी सब्जेक्ट है, प्रोनाउन, वर्क्स करती है, वर्ब है, लेकिन उसके काम करने का तरीका मतलब मैनर कैसा है, ईमानदारी से। ऑनेस्ट में क्या है, देखो ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, एल वाई लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, एडवर्ब। तो अगर वो ईमानदारी से काम करती है और सिंसियरिटी से काम करती है तो ये वाला अगर एडवर्ब है तो एंड के बाद भी हमको सेम रैंक का चाहिए। तो शी वर्क्स ऑनेस्टली एंड सिंसियरली, ठीक लिखे स्पेलिंग, हाँ, सिंसियरली। तो यहां भी एडवर्ब होगा और यहां भी क्या होगा, एडवर्ब होगा। देखो, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या करता है, जब ये ऐड करता है ना, दोनों तरफ इक्वल रैंक के वर्ड, फ्रेज, क्लॉज होने चाहिए। ये अभी भी मैं रूल्स तो पढ़ाया ही नहीं आपको, रूल्स स्टार्ट ही नहीं किया मैंने अभी तक। क्लियर हो गया, कुछ तो एक्सपोजर मिला आपको, है ना। अब चलो आगे बढ़ते हैं। आप में से कोई है जिसको नींद आ रहा है, अब आते हैं किस पे, सेकंड नंबर, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। इसका एक बहुत ही खास एक वर्ड है, देखो ध्यान से क्लास में सुनो वरना करियर बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि देखो पता है, अपना करियर जो है ना वो बंदा खुद ही बर्बाद करता है, किसी और की जरूरत नहीं, किसी और को वो खाली बदनामी करने के लिए वो इल्जाम लगाता है। सब, जब मैंने 2 एपिसोड लिए कंजंक्शन के तो वहां मैंने आपको पढ़ाया था, एक होता है कंप्लीट थॉट, कंप्लीट सेंटेंस, यानी प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, और एक होता है इनकम्प्लीट थॉट जिसे हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, या हम कहते हैं सब क्लॉज। सब सब उसी सब से क्या बना है, सबऑर्डिनेट। यानी सेंटेंस का वो हिस्सा, बड़े से सेंटेंस का वो छोटा सा हिस्सा जिसका अपना सब्जेक्ट है, अपना वर्ब है, अपना ऑब्जेक्ट है, मीनिंग भी है, पर इनकम्प्लीट है। मीनिंग क्या है, इनकम्प्लीट है, और अपने मीनिंग को पूरा करने के लिए किस पे डिपेंड रहता है, मेन क्लॉज पे, जो पूरा मीनिंग देता है उस पर डिपेंड है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, फिर देता हूं कि आई विल नॉट गो आउट कॉमा इफ इट
रेन्स आउटसाइड। जरा मेरी बात बहुत ध्यान सुनिए, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं अगर यहाँ फुल स्टॉप दे दूं तो ये सेंटेंस कंप्लीट है। लेकिन मैं इसे अगर मिटा दूं, इसे पढ़ो, इफ इट रेन्स आउटसाइड, यदि बाहर बारिश होती है, और उसके बाद अगर वो चुपचाप खड़ा रहता है तो मार खाएगा, क्योंकि सामने वाला तो कंफ्यूज हो जाएगा ना कि आगे बोल ना, आगे क्या है, बोल आगे क्या है, क्या बारिश होगी तो क्या, तो पता चलता है कि ये जो है वो क्या है, इनकम्प्लीट है। अब इसे पूरा होने के लिए किसके ऊपर डिपेंड है, इसको, इसके ऊपर। तो ये हो गया मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, कंप्लीट थॉट। ये कहां पे आता है, कंपाउंड सेंटेंस में। ये कहां पे आता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो कॉम्प्लेक्स में एक इनकम्प्लीट थॉट होता है और एक कंप्लीट थॉट। इन्हीं दोनों को ऐड करने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल होता है। और ये जो कंजंक्शन है ना, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, उसी क्लॉज के पहले लगेगा जो इनकम्प्लीट है। किसके पहले लगेगा, जो इनकम्प्लीट है, जो अपना मीनिंग पूरा पूरा नहीं दे पाता, उसके पहले लगेगा। और ऐसे या तो मेन, ये क्या है, मेन क्लॉज, मेन क्लॉज पहले आ गया, देन क्या आएगा, कंजंक्शन, फिर एज ए कंजंक्शन, और फिर क्या आएगा, सब क्लॉज। या उल्टा, इस पूरे को इधर ले आओ, फर्स्ट में लिखो, इफ इट रेन्स आउटसाइड, कॉमा, आई विल नॉट गो आउट। तो कोई भी पहले लिखो, ठीक है। अगर ये पहले होगा तो यहां पे पहले आएगा इफ कंजंक्शन, देन सब क्लॉज एंड देन मेन क्लॉज। ये काम है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का। मैं समझा पाया? अब इसका क्या है, ऑल्दो, बिकॉज, इफ, बिफोर, हाउ, वन, सिंस, स्टिल, अंटिल, व्हेन, वेयर, whether, while, after, no matter how, provided that, as soon as, even if। provided that का मतलब होता है, ये स्टैंडर्ड इंग्लिश में यूज होता है, इसका मतलब होता है बशर्ते। मैं तेरे को पैसा दूंगा बशर्ते तू मेरा काम कर, उसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोवाइडेड। आई विल गिव यू मनी प्रोवाइडेड दैट यू हैव टू लिसन टू मी, प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते बोलते हैं। बशर्ते पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़े, क्लियर हो गया, ठीक है। चलो, अब मैंने जो पढ़ाया उसका एग्जांपल दिया हूं, ठीक है। ही डज नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, वो स्कूल हिंदी में क्या बोलेंगे, नहीं गया, नहीं गया तो पास्ट टेंस हो गया रे भाई। ही डज नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता है, तो आज भी नहीं जाता है, कल भी नहीं जाता, कभी भी नहीं गया, ठीक है। तो यहाँ फुल स्टॉप डाल देंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो बताइए ये कौन सा क्लॉज है, मेन क्लॉज। और चूंकि यहाँ बिकॉज लगा है तो दिमाग की बत्ती जलेगी कि बिकॉज के साथ जो क्लॉज होगा वो क्या होगा, सब क्लॉज। क्या होगा, सब क्लॉज। और ये कौन सा कंजंक्शन होगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्योंकि वो बीमार है, he does not go to school, वो स्कूल नहीं जाता है। ये पढ़ो, टेंशन मतलब यहाँ कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। आई विल कॉल यू, ठीक है, मैं तुम्हें कॉल करूंगा, खत्म कहानी। आफ्टर आई रीच माई होम, घर पहुंचने के बाद। अच्छा, इसमें एक और चीज है जो मैं मेंशन कर देना चाहता हूं, ये जो तुम, ये जो है ना सब क्लॉज, पता है ना ये सब क्लॉज है, क्योंकि इसके पहले क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसमें एक रूल है बहुत खतरनाक, ध्यान सुनो। सब क्लॉज में देखो रीच है, थोड़ा ध्यान सुनिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। मैं जैसा बोलता हूं अगर सुन लिया, साला एक क्वेश्चन उसके बाहर नहीं आएगा, एग्जामिनर कोई भी बैठे। मैंने यहां लिखा रीच और यहां मैंने लिखा रिचेस, दो फॉर्म। वर्ब में एस और एस लगाने का मतलब वर्ब फिफ्थ फॉर्म में है, वर्ब को फर्स्ट फॉर्म, बेसिक फॉर्म जिसमें उसका जन्म हुआ है, उसमें रखने का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। ये दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो हमेशा ही ईस्ट में उगता है ना, अगले दिन पश्चिम में थोड़ी उगेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। और हाँ, इसको अगर मुझे नेगेटिव करना हो या क्वेश्चन मार्क में बदलना हो तो इसमें तो कोई एस और एस नहीं है,
तो वहां क्या हो जाएगा, डू रीच, क्या हो जाएगा, डू रीच। लेकिन इसमें तो एस है ना, तब ये हो जाएगा डज रीच। इसका मतलब ये है कि डू, डज या डिड तो पास्ट टेंस में होगा, हम पास्ट टेंस की बात नहीं कर रहे हैं। इन तीनों महाशय को कहीं भी यूज करोगे ना, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये अपने बाद एक मेन वर्ब लेते हैं। लेकिन ये तीनों कहते हैं कि भैया देखो, मेन वर्ब जैसे पैदा लिया था उसको वैसे रखो, कि कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है हम में करो। तो यहाँ पे इसके बाद हमेशा जो भी वर्ब आएगा वो हमेशा किस फॉर्म में होगा, फर्स्ट फॉर्म में। इसलिए रीचेस को क्या लिखा, डज रीच, जैसे डज किया रीच चला गया अपने जन्म वाले फॉर्म में, डू के बाद रीच चला गया जन्म वाले फॉर्म में। याद रखना, वरना गलती, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है। तो मैं क्या कह रहा था वो सुनो, 1 नंबर का क्वेश्चन है एग्जाम का। सब क्लॉज, ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज में जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल होगा, टेंस अभी नहीं पढ़ाए हैं, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की गई है। क्या की गई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो इधर का जो मेन क्लॉज है, इधर का जो मेन क्लॉज है, याद रखिएगा, यहां पे विल या शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करना है। और विल और शैल, जो विल और ये कॉल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मेन क्लॉज में ही करना है, मेन क्लॉज में ही करना, इधर मत कर देना फिर। और अगर इधर है तो समझ लो वहां गलती है, 1 नंबर मिल जाएगा। मैंने क्या बोला कि जो सब क्लॉज है यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, और इधर क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। विल और शैल के साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं उसे फ्यूचर इंडेफिनिट कहते हैं, और जहां केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमेशा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बाद जो सब क्लॉज आता है वहां लगाते हैं, और मेन क्लॉज में क्या लगाते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। याद रहेगा, याद रहेगा नहीं रहेगा, ठीक है। आई बॉट सम कुकीज, ठीक है, while I was coming from my office। देखो while माने जब मैं अपने ऑफिस से आ रहा था तब मैंने क्या खरीदा, कुछ कुकीज खरीद लिए। तो ये हो गया सब क्लॉज, ये हो गया मेन क्लॉज। दे प्लेड फुटबॉल, ये हो गया मेन क्लॉज, ये क्या हो गया, सब क्लॉज। ये जस्ट बाइफर्केशन करना है। ऑल्दो इट वाज रेनिंग, ये हो गया सब क्लॉज, ये क्या हो गया, मेन क्लॉज। यहाँ पे कॉमा देते हैं। जब भी हम ऑल्दो या दो का इस्तेमाल करते हैं ये कॉन्ट्राडिक्शन पैदा करता है। पढ़ के देखो, ऑल्दो इट इज रेनिंग, यद्यपि हिंदी में बोलते हैं, बारिश हो रही थी, दे प्लेड फुटबॉल, फिर भी वो लोग फुटबॉल खेल रहे थे। तो नहीं खेलना चाहिए एक्चुअली, पर बारिश हो रही थी फिर भी खेले, तो अपोजिट है सेंस। तो यहाँ कॉमा लगाए हो तो कॉमा के बाद तुम येट लगा भी सकते हो, येट नहीं भी लगा सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है, क्योंकि ऑल दो और दो के बाद येट लगता है। लेकिन अगर कॉमा फर्स्ट वाले सब क्लॉज है, कॉमा लगा दिया तो येट नहीं भी लगाओगे तो सेंटेंस करेक्ट है, येट लगाओगे तो भी करेक्ट है। लेकिन याद रखना कि ऑल दो और दो के साथ येट लगता है। एज फार एज माने जहां तक मुझे पता है, ये हो गया सब क्लॉज। दिस एग्जाम इज वेरी डिफिकल्ट, मेन क्लॉज। ये क्या हो गया, मेन क्लॉज। ये क्या हो गया, सब क्लॉज। ये क्या हो गया, सब क्लॉज। ये क्या हो गया, मेन क्लॉज। यू कैन गेट हाई ग्रेड्स इन एग्जाम, तुम्हें एग्जाम में हाई ग्रेड मिल सकते हैं, कैन पॉसिबिलिटी है, सकते हैं, बशर्ते प्रोवाइडेड दैट, इसका दोनों साथ में यूज होगा, बशर्ते यू वर्क हार्ड फॉर इट, तुम इसके लिए कठिन मेहनत करो, मिल जाएगा। ये मैंने जस्ट एग्जांपल देके बताया, सब क्लॉज कौन है, मेन क्लॉज कौन है, मेन क्लॉज कौन है, सब क्लॉज कौन है, और आगे पीछे हो सकता है। क्लियर हो गया। सब क्लॉज पहचानना बहुत आसान है, उसके साथ एक ज्वाइनिंग वर्ड होगा। आगे बढ़े। अब ये जो आपने पढ़ा अभी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसके इतने सारे पार्ट है, 3 4 5 6 7 8 पार्ट है। एक होता है टाइम जो डिनोट करता है, सेकंड क्या है, कॉज और रीजन, रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस, पर्पस, कंडीशन, कंसेशन और कॉन्ट्रास्ट, कंपैरिजन, एक्सटेंट और मैनर। अभी तक क्लियर हुआ, अभी तक सब क्लियर है? तो बुझते पेरेছো? एक दो आदमी को देख रहा हूं थोड़ा थोड़ा उसका ऐसे हो रहा है, बहुत भयंकर मुसीबत में पड़ जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है।
तो उसके लिए मैं नया पनिशमेंट सोच के रखा हूँ, एकदम एकदम नया ट्राई करूंगा, तो मुझे ट्राई ना करना पड़े इसकी कोशिश करो, ठीक है। सबसे पहले क्या है, टाइम, वो कंजंक्शन जो टाइम डिनोट करते हैं, क्या क्या है, बिफोर शी हैड डाइड, वो मर गई, बिफोर शी रीच्ड 29, 29 साल होने से पहले, तो बिफोर का इस्तेमाल करेंगे ना। आफ्टर, द डॉक्टर केम, डॉक्टर आया, आफ्टर द पेशेंट लेफ्ट द हॉस्पिटल, पेशेंट के अस्पताल से चले जाने के बाद। एक्चुअली में ना ये थोड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक है, मैंने कहा ना किताब में बहुत झोल झाल है, यहाँ होगा हैड, हैड लेफ्ट। क्यों, इसे तो टेंस में इसे पढ़ाया जाता है पर मुझसे तो रहा नहीं जाता है, ठीक है, बिना बोले। पास्ट टेंस होता है ना, पास्ट टेंस, पास्ट में 4 टेंस है, पर 2 के बारे में पढ़ो थोड़ा सा, देखो नहीं तो क्या होगा ना, नॉलेज फिर इन आधा अधूरा हो, बड़ा मजा आता है सब पढ़ने में। देखो ये मैंने बनाया टाइमलाइन, ये मैंने क्या बनाया, टाइमलाइन। तुम लोगों ने नील बटे सन्नाटा देखा है क्या, एनीवन, तुम में से किसने देखा है, हाथ उठाओ। नील बटे सन्नाटा नहीं देखा है, वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि तुम लोग देखता है कांटा लगा, ठीक है, देखेगा नहीं। ये टाइमलाइन मतलब समय रेखा, क्या रेखा, समय रेखा। अभी हम लोग हिया है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, नाउ। कल हम लोग यहां पे थे, है ना, इसे कहते हैं पास्ट, ठीक है। और 1 महीने पहले हम लोग यहां पे थे, इसे कहते हैं पास्ट ऑफ द पास्ट, पास्ट का भी पास्ट। और ग्रामर की भाषा में कोई पूछे कि ग्रामर की भाषा में बताओ, तो बोलना पास्ट परफेक्ट। और जो कल की बात कर रहे हैं, ग्रामर की भाषा में इसे कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट। जो पढ़ा रहे हैं ना, ये सोना है, सोना, खजाना, इट्स लाइक अ ट्रेजर। ले पाए तो जिंदगी सवर जाएगा भाई सबका, सब ऑफिसर बन जाएगा, नहीं तो गोबर बनने के लिए तो ये है सब कोई, है ना। देखो अब इन दोनों का क्या खेला है, बहुत खतरनाक खेला है इन दोनों का। कल कुछ हुआ था, 1 महीने पहले और भी कुछ हुआ था, तो ये ज्यादा पास्ट हुआ, अरे ये नजदीक वाला पास्ट हुआ। मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं, क्लियर हो जाएगा। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, यही मतलब है ना, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। हुआ यह है, साला डॉक्टर भी आया है और रोगी भी मरा है, काम तो दोनों हुआ है, लेकिन सिर्फ फर्क क्या है, टाइमिंग का। ये बताओ इन दोनों घटनाओं में जो पास्ट में ही घटी है, पहले कौन सा घटना घटा है, पहले क्या हुआ है, रोगी पहले ही मर चुका था, यानी पेशेंट यहां बैठा है। अरे डाक्टर बाबू अपनी আসলেন কি হলো, রোগী তো গেল, কখন আপনার আসার 1 ঘন্টা আগে চলে গেল তো, ওরে বাবা আমার আসার 1 ঘন্টা আগে, ঠিক আছে অন্য অন্য কাউকে দেখি, चलो पेशेंट यहाँ बैठा है और डॉक्टर अभी अभी आया है पास्ट में, वो तो यहाँ आके पूछ रहा है रोगीटा कोई रे 4 নম্বর রুমের সাথে গেল, ও চলে গেল, ওকে নিয়ে গেছে, ठीक है। अब देखो जो घटना, दोनों पास्ट है, जो घटना पास्ट में बहुत पहले हो चुका है उसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट। उसका नियम है कि उसके साथ हमेशा लगेगा हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। जो घटना नियरेस्ट पास्ट में घटी है, जो डॉक्टर आया है, ये होगा वर्ब का सेकंड फॉर्म। जब आपको ये पता है तो आप कर सकते हो, पेशेंट पहले मरा,
तो बताइए क्या लिखेंगे? द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। देखो सेकेंड फॉर्म, और यह हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। ऐसे बहुत सारी घटनाएं आपके लाइफ में होती रहती है। आप स्टेशन पहुंचे, पता चला ट्रेन तो चली गई, इंग्लिश करो, करो इंग्लिश। बोलते ना स्पोकन इंग्लिश कोई नहीं सिखाता है, कौन सिखाएगा रे? खुद सीखना पड़ता है स्पोकन इंग्लिश। बताओ इंग्लिश करो इसका। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। कौन सा घटना पहले घटा? ट्रेन का जाना। द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड और अराइव्ड। ठीक है, मेरे आने से पहले पार्टी खत्म हो चुकी थी। बनाओ इंग्लिश। द पार्टी had ended, the party had ended before I arrived। अब बताओ, ऐसा हजारों सेंटेंस तुम खुद हिंदी में बना के, बांग्ला में बना के इंग्लिश कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? इसके लिए स्पोकन इंग्लिश का क्लास करना पड़ेगा। स्पोकन इंग्लिश बोलने के लिए मुंह से बोलना पड़ेगा इंग्लिश। समझ में आ रहा है बात? अब हम लोग चलो अपने स्टोरी पे आ जाते हैं। हाँ याद है ना? देखो डॉक्टर कब आया है रे? रोगी के अस्पताल छोड़ देने के बाद। तो पहले कौन सा घटना घटा? अस्पताल रोगी पहले गया था। देखो ये बुक किसी बुक से मैंने लिया था, गलती है कि नहीं है? तो अगर रोगी पहले जा चुका है तो क्या लाएगा? हेड लेफ्ट। उसके बाद कौन आया? डॉक्टर। वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो नॉलेज होगा तभी तो करेक्शन करोगे, वरना जो लिखा है वही मान लोगे सही है। अपना नॉलेज कुछ है ही नहीं, इसलिए एग्जाम क्लियर नहीं होता है। 30 लाख बच्चे में 3000 का सिलेक्शन भी नहीं होता है। मैंने मान लो 2200 पोस्ट है, 30 लाख बच्चों ने भरा है, लेस देन 1%। 30 लाख का 1% कितना होता है? 3000। 2000 पोस्ट है एसबीआई में या क्लर्क में, 30 लाख बच्चों ने भरा है, भर्ती होगा 2000 का। अरे ये तो मैंने 0.7 0.8 करीब हुआ, मैंने 1% भी नहीं हुआ। बाकी 29,98,000 बच्चे बाहर। तो आप 2000 में आओ तो उसके लिए तो अपनी औकात बनानी पड़ेगी ना। पोस्ट है यहाँ, इधरे से ख्वाब देख रहे हो कि ये तो हमको बनना है, तो पोस्ट तो नीचे नहीं आएगा तुम्हारे लिए। तुमको धीरे 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 पोस्ट के समान पहुंचना पड़ेगा। और जिस दिन तुम समान पहुंच जाओगे ना, तुमको खुद फील हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा उस समय एग्जाम क्रैक होना स्टार्ट हो जाएगा। प्रीलिम्स क्रैक हो रहा है, मेंस नहीं हो रहा है। प्रीलिम्स क्रैक हो रहा है, मेंस क्रैक हो रहा है, इंटरव्यू नहीं हो रहा है। फिर प्रीलिम्स क्रैक हो रहा है, मेंस का रिजर्व लिस्ट में आ रहा है, साला नौकरी मिल गई। दिस इज हाउ नेचर वर्क्स विथ यू, प्लेज विथ यू। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ ठीक है। सिंस भी क्या है? टाइम। सिंस मैंने क्या? कब से। मेनी थिंग्स हैव हैपेंड, यार बहुत कुछ घट गया। सिंस आई लेफ्ट द कॉलेज, जब से मैंने कॉलेज छोड़ा। तो कॉलेज तो बहुत पहले छोड़ दिया था, ये तो पास्ट टेंस हुआ। उसके बाद बहुत सारी घटनाएं घट चुकी हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये टेंस से पढ़ाएंगे, अभी माथापच्ची मत करो। टिल अनटिल, ये भी टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। वेट हेयर, जब तक की, उसी को कहते हैं टिल अनटिल। टिल अनटिल आई रिटर्न, जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊं। वाइल भी क्या होता है टाइम के लिए? मेक हे वाइल द सन शाइन्स। ये कहावत है, समय रहते अपना जीविका अर्जन कर लो। ठीक है। एज सुन एज आई विल लीव एज सुन एज यू गिव मी मनी। मैं चला जाऊंगा वैसे ही जैसे तुम मेरा पैसा दे दोगे, मैं चला जाऊंगा, तुरंत मैं चला जाऊंगा। सो लॉन्ग एज हिज नेम विल लीव, उसका नाम अमर रहेगा। सो लॉन्ग एज द वर्ल्ड ला, जब तक ये संसार रहेगा तब तक। उसी को इंग्लिश से क्या बोलते हैं? सो लॉन्ग एज। ये वो कंजंक्शन है जो टाइम के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब कहीं पे दिया हुआ है प्लेस और तुम लगा दिया सिंस, तो गलत नहीं है। कंजंक्शन ऑफ कॉज, कारण क्या था, रीजन क्या था, इसके लिए करते हैं बिकॉज, सिंस और एज। आई लव हर, मैं उसको प्यार करता हूं। क्यों? बिकॉज शी स्पेंड्स अ लॉट ऑन मी, क्योंकि वो मेरे पे बहुत खर्चा करती है, इसलिए मैं प्यार करता हूँ। ये आजकल का प्यार तो इसी होता है। तो खर्चा नहीं है तो प्यार चेंज, शिप स्विच। ठीक है। सिंस ही विल गो देयर, वो वहां जाएगा। सिंस शी वॉज देयर विद द मनी, क्योंकि वहां पे वो पैसे लेके खड़ी है, जाना पड़ेगा।
ये सेंटेंस मेरा बनाया हुआ है, पढ़ के तुमको लग ही रहा होगा बुक में नहीं, सब मैंने इसको ड्राफ्टिंग किया है। मेरे को ऐसे सेंटेंस बनाने में मजा आता है क्योंकि तुम लोग का खोपड़ी एक्टिव हो जाता है। ठीक है, एज ही वॉज नॉट देयर, चूंकि वो वहां नहीं था, आई स्पोक टू हिज ब्रदर, मैंने उसके भाई से बात कर लिया। चलो वो नहीं तो वो सही। ठीक है, ओके आगे देखो, कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट। अभी मैंने कॉज पढ़ा, कारण, उसका परिणाम, तो जो इफेक्ट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिजल्ट कॉज। जैसे कि दैट, यहाँ भी दैट ही लिखा है, दो बार का ही लिखा है, मैं समझ में नहीं आ रहा है। सो दैट, लेस्ट और इन ऑर्डर दैट। इन ऑर्डर दैट का मतलब होता है ताकि, ये अनाउंसमेंट किया जा रहा है ताकि लोगों को इसके बारे में पता चले। वहां क्या लगाते हैं, इन ऑर्डर दैट। He was so wise, वो इतना बुद्धिमान है, that कि he married the richest girl in the town, उस शहर के सबसे अमीर लड़की से शादी कर लिया। तो वाइज ही तो हुआ, वाइज नहीं हुआ। तो पर्पस, ये खत्म हो गया। अब क्या है, उद्देश्य, किस लिए, पर्पस बताने के लिए, उद्देश्य बताने के लिए भी हम लोग दैट का इस्तेमाल करते हैं, सो दैट का, लेस्ट का और इन ऑर्डर दैट का। लेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ाएंगे। जब भी इसको इस्तेमाल करोगे ना, ये कभी भी कहीं अकेले नहीं जाता है, ये अपने साथ एक वर्ड को कंपलसरी रखेगा। कौन सा वर्ड है, शुड। लेस्ट कभी अकेले नहीं बैठेगा। लेस्ट है, शुड खोजो, शुड नहीं है, गलती है, एक नंबर। वॉक केयरफुली, ध्यान से चलो। लेस्ट, नहीं तो, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, नहीं तो यू शुड फॉल, तुम गिर सकते हो। तो देखो, लेस्ट है, क्या है, शुड है। लेस्ट है, शुड अगर नहीं है तो क्या होगा। तुमको नींद आ रहा है क्या अनुसुईया, सही में। अच्छा, इन ऑर्डर दैट ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन मेहनत करता है ताकि, इसे इंग्लिश में कहते हैं इन ऑर्डर दैट। ठीक है, ही मे बिकम रिच, ठीक है, ताकि वो अमीर हो सके। कंजंक्शन ऑफ कंडीशन, शर्त, जहां पर शर्तें रखी जाती हैं, तो शर्त के लिए क्या इस्तेमाल होता है, इफ, एज इफ, अनलेस। ये जो अनलेस है ना, ये हमेशा नेगेटिव है, ये नेगेटिव वर्ड है। अनटिल, अनलेस, टिल, ये सब नेगेटिव वर्ड है। ये इतना नेगेटिव है कि जिसके साथ ये रहता है, जिस क्लॉज के साथ ये रहता है, उसमें इसके अलावा कोई नेगेटिव वर्ड नहीं आना चाहिए। अगर आया है तो गलती। अब ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में देख, अनलेस भी दे देता है और नॉट भी दे देता है, गलती। अनलेस जब खुद ही नेगेटिव है तो फिर नॉट क्यों दिया। खैर पढ़ाएंगे। इफ ही विल फायर यू, वो तुम्हें निकाल देगा। इफ, अब कंडीशन शुरू हो रहा है, यू आर लेट अगेन इन द ऑफिस, यदि तुम दोबारा ऑफिस में लेट आए वो तुम्हें फायर कर देगा, सैक कर देगा, बोलते हैं ना सैक, एसएससी के सैक। सैक मैंने बुरा नहीं है, एज इफ। ये बड़ा, ये जो एज इफ है ना, और एक होता है एज दो, ठीक है, एज इफ या एज दो। शी टॉक्स, क्योंकि मतलब हिंदी में बोलते हैं ना, तुम तो हमको ऐसे डांट रहा है जैसा कि तुम मेरा बाप है, बोलते हैं ना। इंग्लिश कैसे करेंगे, বাংলা কি বলে, তুমি তো এভাবে কথা বলছো তুমি আমাকে बाबा। इंग्लिश करो, क्या दिक्कत है, ग्रामर ही तो इंग्लिश है, कैसे करेंगे। He talks with me, ऐसे, मतलब as if, as though he wore, he में वाज लगता है ना, यहां नहीं लगेगा, कारण बताएंगे। he wore my father, he wore my boss, हम इसके बारे में बताएंगे, ये भी टेंस का बात है। she talks, वो बात करती है, ऐसे बात करती है कि जैसे, ऐसे कि जैसे she wore my boss, जैसे कि वो मेरी बॉस हो। तो पढ़ के लग रहा है ना कि वो मेरी बॉस नहीं है, लेकिन वो बात ऐसे कर रही है जैसे कि मेरी बॉस है। ऐसे सेंटेंसेस को टेंस के लैंग्वेज में बोलते हैं सपोजिशनल और इमेजिनरी सेंटेंस, काल्पनिक सेंटेंस, जो आप बोल देते हो लेकिन ये सच नहीं है। पढ़ के देखो, वो ऐसे बात करती है जैसे कि वो मेरी बॉस है। तो क्या बॉस है, नहीं, बॉस नहीं है। हम ये बात कहने के लिए कह रहे, तुम तो ऐसे बात कर, तुम मेरा बाप है, मेरा बाप भी हमसे ऐसे बात नहीं करता है, ऐसे नहीं होता फ्रेंड्स में।
वो तो बाप तो नहीं है, लेकिन वो तुम मेरा ऐसे बात कर रहे हैं जैसे तू मेरा बाप है। तो वहां पे हम सपोज कर रहे हैं कि वो मेरे बाप की तरह बात कर रहा है, हम इमेजिन कर रहे हैं कि वो मेरे बाप की तरह बात कर रहा है, मेरे बॉस की तरह बात कर रहा है। जब भी ऐसा सेंटेंस मिलेगा वहां देखना एज इफ होगा या फिर एज दो होगा। क्या होगा? एज इफ या एज दो। तो याद रखना इसके बाद जो सब्जेक्ट आएगा वो कोई भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कोई भी हो, कोई भी हो, जो वर्ब होगा ना उसका दो खासियत है, एक तो होगा पास्ट टेंस और साथ में क्या होगा? प्लूरल। तो वेयर लगता है, हैड लगता है, या तो वेयर लगता है या फिर हैड लगता है। शी में वाज नहीं लगा, ग्रामर कहता है शी में वाज, लेकिन सपोजिशनल और इमेजिनरी सेंटेंस में हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है? तो ये देखो कंडीशन है कि नहीं है, शर्त है। अनलेस ही कैन नॉट बी पार्डन, पार्डन का मतलब होता है माफ कर देना, उसे माफ नहीं किया जा सकता तब तक जब तक कि ही कन्फेसेस हिज फॉल्ट, जब तक कि वो अपना गुनाह, कन्फेस मतलब कबूल नहीं कर लेता। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अनलेस, देखो अनलेस के साथ ये वाला क्लॉज है, ये नहीं है, ये अनलेस के पहले है। तो अनलेस, अनटिल और टिल, इन तीनों का नियम है कि इनसे जो क्लॉज शुरू होता है, ये वाला, जैसे अनलेस के बाद ये शुरू हुआ, इनके साथ कभी भी नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा। एक नंबर, इनके साथ कभी भी नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा। माने अनलेस ही डू नॉट कन्फेस हिज फॉल्ट, लिख दिया, डू नॉट गलती है, नॉट गलती है, नेवर गलती है, कोई, क्योंकि ये खुद ही नेगेटिव वर्ड है, ये इतने नेगेटिव है कि इनके साथ जो क्लॉज होता है इसमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं चाहिए। इधर लगा सकते हो क्योंकि इसके पहले है ना, उसके साथ नहीं। अब है कंसेशन और कॉन्ट्रास्ट, जहां पे कॉन्ट्रास्ट पैदा होता है। ऑल्दो मैंने कहा था, दो कहा था, हाउएवर, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, वो एक ईमानदार आदमी है। ऑल्दो ही इज पुअर, कहने का मतलब यह कि गरीब होने से लोग बेईमानी ज्यादा कर सकते हैं, कि पैसा नहीं है चोरी चमारी कर सकते हैं, गरीब लोग करते हैं ऐसा, लेकिन उल्टा हो रहा है, कॉन्ट्रास्ट है, तो क्या लगाएंगे? ऑल्दो। दो ही इज नॉट कंटेंटेड, कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फाइड, संतुष्ट होना, वो संतुष्ट नहीं है, दो ही इज पुअर, जबकि वो गरीब है। हाउएवर, फिर भी, ही विल नेवर पास, वो कहीं पास नहीं करेगा। हाउएवर हार्ड ही में ट्राई, चाहे वो कितना ही कठिन मेहनत क्यों ना कर ले। कॉन्ट्रास्ट है, तो इसे कहते हैं कंजंक्शन ऑफ कंसेशन और कॉन्ट्रास्ट। हम रूल नहीं पढ़ा रहे, अभी भी रूल स्टार्ट किया है मैंने? नहीं स्टार्ट किया है। कंपैरिजन, जहां पे लोग कंपैरिजन करते हैं क्या इस्तेमाल करते हैं? एज, एज के साथ एज, तो यहां पे याद रखिए एज के साथ एज इस्तेमाल होता है, सो के साथ एज का इस्तेमाल होता है, बीच में यहां पे डिग्री इस्तेमाल होगा, कौन सा? पॉजिटिव। अब बोलोगे ये कौन सा भूत का नाम है? देख लो यहां लिखा, ये जो पढ़ाए थे ना एडजेक्टिव, वहां पढ़ा दिए हैं पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जैसे मैंने लिखा लॉन्ग, लंबा, तो इसका कंपैरेटिव क्या होगा? लॉन्गर। सुपरलेटिव क्या होगा? लॉन्गेस्ट। ऐसा होता है। मैंने यहाँ लिखा बिग, बिग के लास्ट में कॉन्सोनेंट है, उसके पहले वॉवेल है, तो क्या हो जाएगा? बिगर। और इधर क्या हो जाएगा? बिगेस्ट। तो देखो ये ऐसा वर्ड है लॉन्ग, ये है बिग, लॉन्ग, बिग। आपका जो अंदर का जीभ है वो एक ही बार हिलेगा, तुम लोग लॉन्ग नहीं बोल सकते हो, ठीक है? लॉन्ग बोलेगा, बिग के लिए बिग नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बिग। लेकिन अगर मैं यहां लिखूंगा इंपॉर्टेंट, तो इसमें 3 सिलेबल है, इम, फॉर, टेंड। तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारे अंदर का जो जीव है वो 3 जगह टच होगा अलग अलग। इम, इम में दोनों लिप टच होता है, फॉर लिप खुल जाता है, जीभ थोड़ा सा बाहर निकलता है, टेंड। 3 हुआ। इसे इंग्लिश में कहते हैं सिलेबल, इसे क्या कहते हैं? सिलेबल। तो कितने सिलेबल है? 1, 2 और 3। इन सब में 1 था,
तो जो एक सिलेबल वाले वर्ड है ER लगा दो, EST लगा दो, R लगा दो, ST लगा दो, तो बन गया कंपैरेटिव सुपरलेटिव। लेकिन जो 2 या 2 से अधिक सिलेबल वाले वर्ड है उसमें तुम ER और EST नहीं लगा सकते। देखो इंपॉर्टेंट क्या लगे, इंपॉर्टेंटर, इम्पोर्टेंस्ट, ऐसा होता है क्या? नहीं। तब इसका कॉम्परेटिव कैसे बनेगा? मोर इंपॉर्टेंट। और यहाँ क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो वर्ड है सेम रहते हैं, मोर से बन जाता है कॉम्परेटिव, मोस्ट से बन जाता है सुपरलेटिव। जैसे कि ब्यूटीफुल, कितने सिलेबल है? ब्यूटीफुल, एक बार में बोल सकेगा? कभी नहीं सकेगा। 20 साल तपस्या करेगा फिर भी नहीं बोल पाएगा। तो क्या लिखेंगे? मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो क्लियर हुआ? अब आते हैं बैक। हाँ, तो हमें कौन सा लगाना होगा? पॉजिटिव, फर्स्ट वाला, क्योंकि एज और एस के साथ, सो और एस के साथ, मतलब बीच में हमेशा कौन सा डिग्री आएगा? पॉजिटिव। रूल पढ़ा रहे हैं लेकिन अभी रूल नहीं पढ़ा रहे हैं, रूल अभी आगे आएगा। तो ही इज एज क्लेवर एज आई, वो उतना ही चालाक है जितना कि मैं हूं। देन का इस्तेमाल होता है, शी लाइक्स मी, या देखिए नो लेस लिखते हैं ना, लेस क्या लगाते हैं? देन। और ये जो है ना कॉम्परेटिव, इसके बाद भी क्या लगाते हैं? देन। इसके साथ नहीं। ये जो सुपरलेटिव है इनके साथ पहले हमेशा क्या लगेगा? दा का इस्तेमाल होगा। इनके साथ क्या का इस्तेमाल होगा बाद में? देन। ठीक है, ये तो बेचारे सिंपल रहते हैं, ये चले जाते हैं, दो लोगों के बीच में पिस जाते हैं, एज और एस के बीच में, सो और एस के बीच में। तो शी लाइक्स मी नो लेस देन यू, बताओ। शी लाइक्स मी, वो मुझे पसंद करती है तुमसे कम नहीं। ठीक है, दोनों को पसंद करती है। यू आर बेटर देन आई। अब देखो ये क्या है? गुड, गुड का कॉम्परेटिव बेटर, और सुपरलेटिव बेस्ट। तो अगर हम कॉम्परेटिव यूज कर रहे हैं तो क्या लगाना पड़ेगा? देन। तो इसका एक नियम है। नियम क्या है? जब भी आप कॉम्परेटिव फॉर्म यूज करोगे, जैसे कि बेटर, बीच वाला कॉम्परेटिव, तो क्या लगाओगे? देन। देन। इसके बाद जो नियम है वो ये है कि यहां पे अगर कोई भी प्रोनाउन यूज करोगे, क्या यूज करोगे? प्रोनाउन। नाम यूज करोगे तो ओके, राम श्याम जदू मधु, ठीक है। लेकिन अगर प्रोनाउन यूज कर रहे हो तो हमेशा नॉमिनेटिव केस में होगा। नॉमिनेटिव या फिर सब्जेक्टिव केस में होगा। जैसे कि बेटर देन क्या लिखा है? आई, आई लिखा है ना। यहां तुम बेटर देन मी नहीं लिख सकते, बेटर देन माई नहीं लिख सकते, माइन नहीं लिख सकते। इन सब का सब्जेक्टिव फॉर्म माने प्रोनाउन का वो फॉर्म जिससे हम सेंटेंस को शुरू करते हैं। कभी सेंटेंस शुरू करते हैं मी एम गोइंग टू स्कूल, क्या बोलते हैं? आई एम गोइंग टू स्कूल, माई एम गोइंग टू स्कूल नहीं बोलते हैं। तो वो प्रोनाउन का वो वाला हिस्सा जिससे सेंटेंस शुरू होता है उसे नॉमिनेटिव केस कहते हैं। जैसे ही से क्या बनता है? हिम बनता है, हीज बनता है। लेकिन क्या यूज करना है? ही यूज करना है, शी यूज करना है, वी यूज करना है, यू यूज करना है। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? आई। यू आर बेटर देन, पढ़ने में अच्छा लगता है ना, यू आर बेटर देन मी। तो कन्वर्सेशन के लिए, स्पोकन इंग्लिश के लिए ठीक है, ग्रामर में 0 हो जाएगा। तो याद रखना जब भी कॉम्परेटिव फॉर्म यूज करेंगे देन लगेगा, यानी कहीं भी कॉम्परेटिव के बाद देन ही लगता है। THAN नॉट THEN, THEN टाइम के लिए हो गया और THAN कंपैरिजन के लिए हो गया। तब उसके बाद जो ये जो प्रोनाउन आएगा वो हमेशा किस केस में होगा? सब्जेक्टिव केस में। एक नंबर 3 नंबर कॉमन करा दिए तुम लोग को। ठीक है, कंजंक्शन ऑफ एक्सटेंट और मैनर मैंने कैसे किया, तरीका क्या है? एज का इस्तेमाल करते हैं सिर्फ, या अकॉर्डिंग है। मेन विल रीप, मनुष्य पछताएगा, एज दे सो, जैसा वो बोएगा, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। ठीक है, अकॉर्डिंग एज, ही चोज द कैंडिडेट्स अकॉर्डिंग एज दे वेयर फिट, उन्होंने कैंडिडेट को वैसे ही चूज किया जैसे कि वो फिट है। तो अकॉर्डिंग एज का भी इस्तेमाल होता है, हालांकि बहुत कम यूज होता है ये सब, पर तुमको जानना जरूरी है कि कंजंक्शन ऑफ एक्सटेंट और मैनर में कौन कौन से कंजंक्शन आते हैं। थर्ड वाला कंजंक्शन क्या है? कोरिलेटिव। ये बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर कंजंक्शन है ये। कोरिलेटिव मतलब ये कंजंक्शन कहते हैं कि भैया हमको जहां रखोगे जोड़े में रखो, मतलब पति पत्नी। ठीक है, आजकल तो अलग भी नेचर का हो गया है। तो
ये हमेशा क्या में आते हैं? जोड़े में आते हैं। देखो दीज आर पेयर्ड कंजंक्शन, इनके साथ कोई ना कोई साथ में यूज होगा, अकेले नहीं। विच ज्वाइन वर्ड्स को, फ्रेज को, क्लॉज को जानते ही है तो ज्वाइन करता ही है। विच हैव रेसिप्रोकल, जो या तो एक दूसरे के उल्टा हो या एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब एक दूसरे को पूरा करते हो, या तो कॉम्प्लीमेंट्री हो या दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो। देखो आइदर के साथ क्या यूज होगा? और नाइदर के साथ नॉर, वेदर के साथ और, यहाँ पे वेदर और नॉट होगा ऐसे, ठीक है। बोथ के साथ क्या होगा? एंड, और नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो, फ्रॉम से टू, द सेम के बाद दैट, बिटवीन के बाद एंड, दो में क्या लगेगा? येट, ऑल दो में भी येट, नो सुनर में देन, और कॉम्परेटिव के बाद भी देन, हार्डली, स्केर्सली और बेयरली, जो बहुत ज्यादा नेगेटिव वर्ड है, इनमें क्या लगता है? व्हेन, एज, सो एज बताया मैंने। लेस्ट में क्या लगता है? शुड, टू के बाद टू, एक डबल हो एक सिंगल हो, और सो के बाद दैट। ये मैंने बताया कौन कौन से आते हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या काम करता है? एक नाउन को दूसरे नाउन या प्रोनाउन से जोड़ता है, या एक प्रोनाउन को दूसरे नाउन या प्रोनाउन जोड़ता है। एडजेक्टिव को जोड़ता है एडजेक्टिव से, एडवर्ब को जोड़ता है एडवर्ब से, फ्रेज को फ्रेज से, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से, एक कॉम्प्लीमेंट को दूसरे कॉम्प्लीमेंट से। इसको देख लीजिए अच्छा से। करण तुम सच सच बताओ हमको, कल बिरयानी कौन खाया? ये बिरयानी यहाँ से क्लास से गया है और बिरयानी लेने के लिए शर्ट चेंज किया है, बिरयानी लेके मेरे सामने से गया, बोलता सर घर में एक आदमी है वो खाएगा। सोचा सर तो मांग लेगा, बहुत जल्दी स्पीड से भागा, लेकिन बाप रे बाप। ठीक है, ओके। कोरिलेटिव कंजंक्शन कैसे यूज होगा? देखो अब मैंने आपको लिखाया उसका मैंने एग्जांपल दिया। एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर रूल समझोगे। क्या लिखा है? आइदर यू और योर क्लासमेट इज स्टोलन ए पेन। बोलो सही है, यही गलत है? यहां मजा, कोरिलेटिव बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। कंजंक्शन तुम्हारा बनेगा कि नहीं बनेगा यही डिसाइड करेगा। सही है? अरे बोलो। यू, वो दो चीज ढूंढना जिसको ये लोग ज्वाइन कर रहे हैं। मैंने कहा आइदर और, देख मैं आइदर के बाद क्या लिखाया था? आइदर के बाद डॉट डॉट डॉट। अरे हाँ सही बोल रहा हूं। और के बाद, इसका मतलब ये है आइदर के बाद यहाँ कुछ आएगा और के बाद यहाँ कुछ आएगा, दोनों एक जात का होना चाहिए। अगर यादव है तो यादव होगा, अब बनिया है तो बनिया। एक यादव और एक बनिया, सीधा नंबर खत्म। बिहार में बैठा है समझा ना, एकदम जात पात खतरनाक होता है उधर में। ठीक है, तो बताओ। देखो एक है यू और एक है योर क्लासमेट। यू के पहले आइदर, योर क्लासमेट के पहले और, करेक्ट। और एक चीज और ध्यान देना है, वर्ब किसके हिसाब से होगा? जो और के बाद आएगा ना, नॉर के बाद नियरेस्ट कौन है? योर क्लासमेट। ये क्या है? सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या हो गया? सिंगुलर। यानी जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा, नियरेस्ट वर्ब उसी को फॉलो करेगा, वरना खेला बिगाड़ देगा। इसे ग्रामर के भाषा में कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। पूरा ग्रामर इसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा बताओ, दो नंबर सही है गलत है? पहले वो दो वर्ड बताओ कौन कौन से हैं। नाइदर नॉर, दो वर्ड जिसके साथ नाइदर नॉर लगाना है, वो दो वर्ड बताओ। हाँ रीड, तो देखो रीड के पहले नाइदर है, राइट के पहले नॉर है, तो सही है, हो गया। 3 नंबर है, बताओ वो दो वर्ड कौन से हैं? इंटेलिजेंट और लेबोरियस। तो खोजो, इंटेलिजेंट के पहले क्या है? नॉट ओनली, बट ऑल्सो के पहले क्या है? बट ऑल्सो। लेबोरियस के पहले क्या है? बट ऑल्सो।
अब मैं इस सेंटेंस को पढ़, ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, चेंज कर रहा हूं। हाँ, नॉट ओनली शी इज इंटेलिजेंट बट ऑल्सो लेबोरियस। क्या गलती है? पढ़ने में सुंदर लग रहा है ना? नॉट ओनली शी इज इंटेलिजेंट बट ऑल्सो लेबोरियस। गलती कहाँ है? मैं लिखता हूं तब मजा आएगा। मैं लिख दिया, इसी को लिख रहा हूं। हाँ, नॉट ओनली शी इज इंटेलिजेंट बट ऑल्सो लेबोरियस। लिखा मैंने? क्या पढ़ के हम लोग का हैबिट है, वी हैव द हैबिट कि हम लोग पढ़ के ना उसको हिंदी में समझते हैं, अच्छा लग रहा है कि नहीं, अच्छा लग रहा है, ये सही है। हाँ, ग्रामर को तो ऑपरेशन करके छोड़ देता है सब। नॉट ओनली शी इज इंटेलिजेंट बट ऑल्सो लेबोरियस। वो केवल इंटेलिजेंट ही नहीं बल्कि मेहनती भी है। पढ़ के तो बहुत सुंदर लग रहा है कि नहीं? पढ़ के बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन ग्रामेटिकली मिस्टेक है। नॉट ओनली और बट ऑल्सो दो इक्वल रैंक वाले चीजों को ऐड करते हैं। नॉट ओनली किसके पहले लगा है? शी। क्या इस सेंटेंस में शी के अलावा कोई और सब्जेक्ट है? नहीं। इसे कहते हैं मिसप्लेसमेंट ऑफ कंजंक्शन। क्या कहते हैं? मिसप्लेसमेंट ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन को गलत जगह इस्तेमाल करना। यानी चूंकि हमने नॉट ओनली बट ऑल्सो का इस्तेमाल किया गया है, नॉट ओनली के बाद डॉट 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 होता है, बट ऑल्सो के बाद भी डॉट 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 होता है। दोनों जगह सेम नेचर के वर्ड होंगे, और वो है इंटेलिजेंट और एक है लेबोरियस। तो हम देख रहे हैं कि इंटेलिजेंट के पहले तो नॉट ओनली इस्तेमाल नहीं हुआ, ये गलत है, एरर यहाँ पे है, 1 नंबर मिल जाएगा तुमको। तो क्या करना पड़ेगा? शी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो लेबोरियस। यानी कि ये वाला सेंटेंस क्या है? सही है। अब 4 में आ जाओ, बताइए। एक है टीचर और एक है राइटर। मतलब वो केवल टीचर ही नहीं है बल्कि राइटर भी है, एडिशनल। तो टीचर के पहले क्या लगेगा? बोथ। और राइटर के पहले क्या लगेगा? एंड। 5 नंबर, बताइए। नो सूनर डिड माई वाइफ एंटर द किचन देन द कुक स्टूड अप। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, नो सूनर डिड माई वाइफ। अब ये जो नो सूनर और ये नो सूनर के साथ क्या लगता है? देन। एग्जाम में आपको दिया रहेगा व्हेन। समझ लीजिएगा, यहाँ पे गलती है 1 नंबर, क्योंकि व्हेन का इस्तेमाल होता है बेयरली के साथ, हार्डली के साथ, स्कैर्सली के साथ। बेयरली मतलब मुश्किल से, हार्डली मुश्किल से, और स्कैर्सली मुश्किल से। तीनों का मतलब नेगेटिव सेंस है, और उस इन्हीं तीनों के साथ क्या लगता है? व्हेन। और अगर ये रहेगा नो सूनर तो क्या लगेगा? देन। हम कहते हैं ना, मैंने घर में कदम नहीं रखा, तुम लोगों ने मारपीट शुरू कर दिया। ये जो इस स्टाइल का जो वाक्य होता है ना, इससे बनता है, इसी से बनता है। ठीक है, तो नो सूनर, अब इसकी क्या खासियत है जरा सुनो। नो सूनर के बाद कभी कभी डिड होता है। मैंने अभी सिखाया था कि डू, डज और डिड के बाद वर्ब किस फॉर्म में होगा? फर्स्ट फॉर्म में। फर्स्ट फॉर्म में है, तो यहां भी तुम चेक करेगा, एग्जाम में तुमको याद दे देगा एंटर्ड, और यहां दे देगा डिड। यहां गलती है 1 नंबर। सेकेंड केस, डिड के जगह तुमको दिया रहेगा हैड, तो हैड के बाद क्या लगेगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो तुमको यहां देखना है, चेक करोगे यहां एंटर्ड है कि नहीं है। तो हैड के साथ अगर एंटर्ड दिया हुआ है तो सही है, अगर हैड के बाद एंटर दिया है तो एंटर में क्या है? गलत है। डिड रहेगा तो एंटर रहेगा, हैड रहेगा तो एंटर्ड रहेगा। तो नो सूनर डिड माई वाइफ एंटर द किचन देन द कुक स्टूड अप। और एक चीज देखो, तुमने ध्यान दिए, ग्रामर कितना ब्यूटीफुल चीज है। चलो पूछते हैं, व्हाट इज योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? तो शुरू में आया व्हाट, देन वर्ब आया इज, उसके बाद आया सब्जेक्ट योर नेम, क्वेश्चन मार्क है। तो पहले वर्ब आता है फिर सब्जेक्ट आता है, व्हाट इज योर नेम। पर आंसर कैसे बोलते हैं? माई नेम, पहले आया सब्जेक्ट, माई नेम इज राजेश कुमार शाह, तो माई नेम सब्जेक्ट हो गया। सिंगुलर तो क्या लगा? इज लगा। तो सब्जेक्ट के बाद क्या आया? वर्ब आया। फुल स्टॉप है, तो यहां भी तो फुल स्टॉप है ना। तो यहां देखो, ये सब्जेक्ट है कि किचन में कौन गई है? माई वाइफ। लेकिन सब्जेक्ट के बाद पहले क्या दे दिया है? डिड। वर्ब पहले यूज कर लिया। वर्ब के पहले यूज करने का मतलब है यहाँ क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, पर ये क्वेश्चन सेंटेंस तो है नहीं, तो फिर ये क्या है? आज के क्लास में लास्ट में पढ़ोगे, इसे कहते हैं इन्वर्शन। क्या कहते हैं? इन्वर्शन। जब भी आपके सेंटेंस की शुरुआत
नेगेटिवली होगी। किस क्या होगी? नेगेटिव। जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत नेगेटिव तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाएगा, एनी सेंटेंस इफ इट इज इंट्रोड्यूस्ड नेगेटिवली, हमेशा सब्जेक्ट के पहले क्या आएगा? वर्ब। हमेशा सब्जेक्ट के पहले क्या आएगा? वर्ब। और ये जो नो सूनर, हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली, इन चारों खानदान का एक ही आदमी है, इनका इस्तेमाल पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। किसमें होता है? पास्ट। देखो इसलिए डिड लगेगा तो यहाँ पे एंटर, हैड लगेगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, और इसका सेकंड पार्ट कहां से स्टार्ट? देन के बाद। देन के बाद जो पार्ट होता है यहां हमेशा होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म। पहले वाले फॉर्म में डिड के साथ या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्लियर, या हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, और देन के बाद सेकंड, नो सुंदर में देन लगता है, देन के बाद जो सेकंड हिस्सा है ये वाला, ये हमेशा किसमें रहेगा? सेकंड फॉर्म। मैं समझा पाया? क्या बोला मैंने? नेगेटिवली इंट्रोड्यूस्ड, इट इज अ केस ऑफ इन्वर्शन। सब्जेक्ट के पहले क्या आएगा? वर्ब, उल्टा। इन्वर्शन माने उल्टा। आ गया? तो ये भी चेक करो, अगर एग्जाम में लिखा हुआ है माई वाइफ एंटर्ड, माई वाइफ एंटर्ड, और यहां से वर्ब गायब है और नेगेटिवली इंट्रोड्यूस्ड है, मतलब गलती है। इट इज अ केस ऑफ इन्वर्शन। आज पढ़ाएंगे। तो सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, डिड लगा है तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म, हैड लगा है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये देन के बाद सेकंड पार्ट, यहां हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म। समझा पाया मैं? दो लगाया मैंने, दो ही इज पुअर, और दो और ये क्या करता है? कॉन्ट्रास्ट पैदा करता है। दो ही इज पुअर, यद्यपि वो गरीब है फिर भी वो क्या है? ईमानदार है। तो जहां पे जिस दो क्लॉजेस के बीच कॉन्ट्राडिक्शन है, आप दिमाग लगाओ यहाँ क्या यूज करना है, वहां कुछ भी नहीं लगा सकते। ठीक है? द प्रिंसिपल हैज अपॉइंटेड नीदर हिम नॉर मी। ठीक है? ही वुड रैदर, जब भी रैदर का इस्तेमाल करते हैं, रैदर में क्या लगता है? देन। ही वुड रैदर डाई, वो मर जाएगा लेकिन भीख नहीं मांगेगा। तो ऐसे बातों में कि मर जाऊंगा लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा हो जाएगा लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, वो एक्चुअली स्पोकन इंग्लिश में रैदर और देन का इस्तेमाल करते हैं इस फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। नीदर जॉन नॉर मैरी, तो दो वर्ड है, एक के पहले नीदर, एक के पहले नॉर, और नीदर नॉर हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। किसके लिए? दो चीजों के लिए। किसके लिए? दो। और आइदर और भी पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल होता है, दो के लिए ही। तो आइदर और पॉजिटिव में, दो के लिए, नाइदर नॉर नेगेटिव। गिव मी आइदर अ कप और अ ग्लास। बोथ रेड एंड येलो, देखो रेड के पहले बोथ, येलो के पहले एंड, और कितने हैं? दो है, क्या लगेगा? आर। और यहाँ पे क्या होगा? कलर्स। एग्जाम में यहाँ लिखा रहेगा कलर, तो कितने कलर की बात कर रहे हैं? एक रेड और एक येलो, तो बोथ आर एंड हमारा सब्जेक्ट हो गया यहां से स्टार्ट करके यहां तक, ये पूरा सब्जेक्ट है। ठीक है? क्या है? प्लूरल है, तो वर्ब क्या होगा? प्लूरल। और क्या थे? कलर्स की बात कर रहे हैं, तो क्या लगेगा? कलर्स। यहां लिखा रहेगा कलर, आपको ढूंढ के निकालना, कितना कंसेंट्रेशन चाहिए। आई लाइक, मुझे पसंद है, ना तो चाय ना ही कॉफी। ही विल बी, वो होगा, इन द रूम, फ्रेज है, या तो रूम में होगा, इन द हॉल, फ्रेज है, या तो हॉल में होगा, दोनों में से किसी एक जगह में। जॉन कैन स्पीक, जॉन बोल सकता है, नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो फ्रेंच। ये आपने सीखा पोजीशन ऑफ कंजंक्शन कोरिलेटिव कंजंक्शन में। इसका मिसप्लेसमेंट आपको एग्जाम में देगा भर भर के। आगे बढ़े, अब शुरू होता है रूल्स। क्लास कितने का हो गया? क्लास हो गया 1 घंटे 40 मिनट का। तो यहां से हम लोग क्या सीखेंगे? रूल्स देखेंगे। यहां से रूल्स कराएंगे तो क्लास जाएगा बहुत लंबा। ठीक है? तो एक काम करते हैं, एपिसोड 3 को यहीं रखते हैं, और नेक्स्ट हम लोग रूल्स कहाँ पढ़ेंगे? एपिसोड नंबर 4 में, ठीक इसके बाद।